एक महलो सपनों का कि पॉपुलैरिटी इज द सीलिंग ऑफ टीवी पॉपुलैरिटी, इससे ज्यादा क्या हो सकता है। एंड देन क्योंकि हैपेंड, ओ गॉड, इट वाज लाइक टू मच। तो एक्चुअली मिहिर मर ही जाने वाला था, लेकिन पॉपुलैरिटी एंड व्हाटएवर हैपेंड, द चैनल से वो गॉड ब्रिंग हिम बैक यार, कैसे मरे हुए के कैसे वापस ला सकते हैं, यू नो, इट कैन नॉट हैपन, यू नो। बट देखिए करना पड़ा वो। देखिए बहुत बार मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यूअर्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट दे टेक आउट ऑफ अ शो। अनुपमा इज डूइंग वेरी वेल जस्ट नाउ। अनुपमा मैं तो लास्ट ईयर मैं भी थी, तो मैंने और स्मृति ने बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन्स अपनी अपनी ड्यूब के साथ किए हैं, एक दूसरे के ड्यूब के साथ। मैंने पढ़ा कि संजय लीला बंसाली इज मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड देवदास, और मेरे दिमाग में ये आया था कि फिल्म करूंगी तो ऐसी करूंगी, वरना नहीं करूंगी। तो मुझे फोन आया शाम को, आई एम संजय लीला बंसाली स्पीकिंग, माई माउथ फेल ओपन, 17 days and nights आई वर्क। आज भी मैं कहती हूँ कि मेरा बेस्ट काम वो रीजनल गुजराती में है। मोदी जी मेरा लिए बहुत अलग है, तो एवरी टाइम ही हैज कम। Wow. He's very fond of theatre. The day that my mom passed away, third day I got a handwritten letter in Gujarati from Narendra Bhai. Wow. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सूत्रधार विद विनीत राय पे। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी अभिनेत्री जिन्होंने क्योंकि सास भी कभी बहू थी और एक महल हो सपनों का जैसे टीवी शोज पर घर घर में अपनी पहचान बनाई है। उन्होंने न सिर्फ हमारे टेलीविजन स्क्रीन को रंगीन बनाया है, बल्कि स्टेज और सिनेमा पर भी मजबूत और अलग अलग किरदारों से लोगों का दिल जीता है। इन्होंने गुजराती थिएटर से लेकर फिल्मों तक अपने अभिनय का लोहा मनवाया है। तो चलिए स्वागत करते हैं थिएटर और टीवी की दुनिया की पहली गुजराती सुपरस्टार अपरा मेहता जी का। अपरा जी नमस्कार। नमस्कार। धन्यवाद आपका सूत्रधार विद विनीत राय में आने के लिए। थैंक यू। आपके इतने बिजी शेड्यूल में इतने सारे थिएटर प्ले, मैंने इतनी सारी अभी हमने पीछे बातें की हैं, वो सारी चीजें मैं आपसे यहाँ पे भी पूछूंगा। धन्यवाद पहले तो। थैंक यू सो मच। इट्स माय ऑनर एंड माय प्लेजर कि मैं बहुत दिनों से ये बात चल रही थी लेकिन मैं आ नहीं सकती थी, सो आई एम सो थैंकफुल फॉर दैट। एंड दिस इज माय फैन मोमेंट, मी एंड माय एंटायर फैमिली, यू नो, क्योंकि उसके पे तो आएंगे। सबसे पहले बात करेंगे आपका नाम के बारे में। सरस्वती जी के ऊपर आपका नाम अच्छा, मतलब आपने होमवर्क अच्छा किया है। सरस्वती जी से जोड़ा जाता है जो ज्ञान और कला की देवी हैं। पहले तो आपके पेरेंट्स ने इतना मीनिंगफुल नाम और उस तरीके का ऑरा भी, अभी मैं क्योंकि आपसे बात कर रहा हूं तो मुझे लग भी रहा है कि सरस्वती जी का नाम जो है वो सही रखा गया है। तो ये दो पार्ट में मेरा क्वेश्चन है। एक तो ये नाम की कहानी और फैमिली बैकग्राउंड, क्योंकि मदर भी थिएटर से थी, थोड़ा उसके बारे में, बचपन के बारे में जरा कुछ बताइए। गुजरातियों में आई कम फ्रॉम अ कम्युनिटी कॉल्ड नागर्स। वी आर नॉट इवन नागर ब्राह्मण, वी आर नागर गृहस्थ। हमारे यहाँ एक तो सबसे पहले इट्स अ मैट्रियार्कल सोसाइटी। अच्छा। जहाँ विमेन बहुत रूल करती है। पहले से बहुत पढ़ाया लिखाया जाता था। बेटियों का जन्म बेटे के जन्म से भी ज़्यादा शुभ माना जाता था, जो पूरा उल्टा है सबसे। हमारे यहाँ कोई दहेज नहीं होता है, उल्टा दहेज होता है, बहू को बहुत देना पड़ता है। इट्स द अदर वे राउंड। हमारे यहाँ कभी बेटी को ये नहीं कि उसको तो ससुराल जाना है, उसे सिर्फ खाना बनाने को सिखाओ, नहीं। फादर होंगे, ग्रैंडफादर होंगे, चाचा मामा सब कहेंगे किचन में मत जाने देना, उसे गर्मी लग जाएगी। तो हमारे यहाँ बेटियों को कभी ये सब नहीं करवाया जाता था, उसे बहुत पढ़ाया लिखाया जाता था। और मेरी ग्रैंड मदर थी जो व्हेन शी पास्ड अवे, शी वाज 97, वो 1800 एंड में कहीं जन्मी थी। तो शी कुड स्पीक इंग्लिश, हिंदी, गुजराती एंड संस्कृत।
ओके हिंदी नया नया तभी शुरू हुआ था, इसलिए थोड़ा बहुत वो भी बोल लेती थी. बट माई मदर स्पोक प्रॉपर ब्रिटिश इंग्लिश. ये सब हमारे यहाँ सबको बहुत पढ़ाया जाता है. बहुत ही ये शादी के वक्त, विदाई के वक्त कोई पूछेगा कि बेटी को क्या दिया, तो फादर कहेगा एजुकेशन. सो ये पूरा उल्टा है. हाँ, इसलिए हमारे यहाँ बहुत पढ़ाई लिखाई होती है. हर किसी के नाम बहुत अलग होते हैं, बहुत ही. मेरी एक कज़न है, उसका नाम उलूपी है. उलूपी का मतलब द्रौपदी. तो मेरा नाम अपरा. आई वॉज बॉर्न आफ्टर 10 years. मेरे मम्मी पापा की शादी के 10 साल के बाद मेरा बर्थ हुआ. तो लकीली मेरी मेष राशि भी आई, इसलिए मेरी नानी ने मेरा नाम रखा अपरा. अपरा वो 1000 देवी देवताओं की जो नामावली होती है, उसमें का सरस्वती जी का एक नाम अपरा है. तो दैट इज़ हाउ आई वॉज नेम्ड अपरा. और ये ही जो बैकग्राउंड जो मैं कहती हूँ, हमारे यहाँ नरसी मेहता, जिससे वैष्णव जन तो तैने कही है, हम लोग उनके वो कम्युनिटी से हैं, नागर. उनके कहा जाता है कि उन्होंने ये मांगा था कि मेरा नागर कभी कोई गरीब ना हो, कभी उसे कला मिले और बहुत सारा मान सम्मान हो. तो वी आर नॉट द बिजनेस कम्युनिटीज ऑफ गुजरातीज. हम लोग एजुकेशनल एकेडमिशियंस हैं. तो जो उस वक्त उस ज़माने में जो गुजरात के राजा होते थे, उनके दीवान हमेशा नागर होते थे. अच्छा. सो दे वर डिप्लोमेट्स. सो नागरों के बारे में ये कहा जाता है कि वी आर बेसिकली वी आर हमारे खून में डिप्लोमेसी है. सो किसी को बुरा बोलने के वक्त भी हम इतनी अच्छी तरह से बोलेंगे कि उसे पता भी नहीं चल जाएगा कि इतना कुछ कह कर गए. सो वी आर बेसिकली लाइक दैट. सो दैट वे वी आर वेरी डिफरेंट देन गुजरातियों में, जो हमेशा गुजरातियों के बारे में यही कहा जाता है कि सब लोग बिजनेस कम्युनिटी. वी आर नॉट द बिजनेस कम्युनिटी. और हम लोग सर्व बाद में जब भी राजा चले गए और ये सब, तभी जॉब मेंटालिटी वाले लोग हैं हम लोग. कोई बिजनेस नहीं करता है. सो बट देन दैट इज़ द कम्युनिटी आई कम फ्रॉम. और इसलिए बहुत अलग है. पहले से घर में पढ़ाई लिखाई, आर्ट, कल्चर, ये सबको इतना मान सम्मान दिया जाता है कि फॉर अस इट इज टेकन फॉर ग्रांटेड कि वो तो ऐसे ही होता है ना जी. संगीत, नृत्य, नाटक, ये नॉर्मल है. इट्स टू नॉर्मल. बहुत सारा लिटरेचर पढ़ाया जाता है हमेशा, हर तरह का. सो ये सब हमारे लिए बहुत नॉर्मल और नेचुरल था. मुझे लगा था ज़िंदगी ऐसी होती है. हमें जब अपने इसमें घूमते हैं, व्हेन आई रियलाइज्ड कि पूरे देश में औरतों की कैसी परिस्थिति है, तब मुझे आई वॉज वेरी शॉक्ड बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स. क्योंकि हम लोग बहुत ऐसी स्मॉल कम्युनिटी, इट इज़ बहुत कम नागर अभी रहे हैं, क्योंकि अच्छी अच्छी लड़कियां नॉन नागर्स के साथ शादियां कर लेती है, ऐसा सब हो जाता है. इसलिए तो इसलिए कम्युनिटी हमारी बहुत छोटी है, लेकिन बहुत पढ़ी लिखी कम्युनिटी है. सो दैट इज़ हाउ आई गेट अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑफ माई ओन. एक निरीक्षित विवेक जिसे कहते हैं, ये सही है, ये गलत है, ये बचपन से सिखाया जाता है. तो आप कभी झूठ बोल नहीं सकते हो, आपको कभी दिखावा नहीं कर सकते हो, पैसे को भी दिखाना नहीं है, बहुत सरलता से जीना है. तो ये सब बहुत इनग्रेन्ड है जी. इट इज़ ऑल इनग्रेन्ड इन मी एज अ पर्सन. ये सब तो आई एम वेरी थैंकफुल कि मैं कर्म की थियोरी में बहुत मानती हूँ. इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कोई अच्छे कर्म मेरे कोई किसी जन्म में किए होंगे, कि मुझे एक नागर परिवार में मेरा जन्म हुआ, मेरे माँ बाप की मैं इकलौती संतान हूँ. सो दे गेव मी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग, वॉट एवर वॉज पॉसिबल बाय देम, दे गेव मी द बेस्ट ऑफ एवरीथिंग. अच्छी पढ़ाई, अच्छी जो कुछ वो कर सकते थे. मैं गाती थी तो इतने बड़े उस्ताद के पास मुझे क्लासिकल सिखाना या डांस सिखाना, ये सब उन लोगों ने किया. माय पेरेंट्स रियली. और मेरे पापा हमेशा ये कहते थे कि मेरी एक बेटी 5 बेटों के सर तोड़ सके वैसी है. अनफॉर्चुनेटली वो मेरी करियर में इतना मेरी पॉपुलैरिटी वगैरह नहीं देख सके. बट मेरी मम्मी ने 2 साल पहले, बिफोर शी पास्ड अवे, शी सॉ एवरीथिंग. सो आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट. एंड सबसे अच्छी चीज़ तो उन्होंने आपको दी, वो इतना सारा टैलेंट. हाँ. इतना सारा टैलेंट जो दिया, वो टैलेंट किस तरीके से उसकी शुरुआत हुई? क्योंकि एक्ट्रेस बनने का एक प्रोसेस था, और वो प्रोसेस आप अपने घर में तो देख ही नहीं थी. आपकी मदर तो थिएटर एक्टर थी, बट किस तरीके से आप थिएटर में आपकी एंट्री हुई? थिएटर में तो हुई, लेकिन उसके पहले से देखिए, एक बच्चा जब भी छोटा होता है तभी से पता चलने लगता है कि इसमें कैसा स्पार्क है. तो स्कूल में इलोक्यूशन कंपटीशन हो या डांस हो या म्यूज़िक हो, तो मुझे स्कूल को रिप्रेजेंट करने से लेकर स्कूल में जो भी प्रोग्राम्स हो, उसमें मैं हमेशा होती थी. मैं बहुत एक टिपिकल कॉन्वेंट स्कूल में थी, जहाँ सिस्टर्स होते थे, और उस वक्त काफ़ी कुछ वाइट सिस्टर्स थे, और वो लोग सब मेरा नाम पहले ही लिख देते थे, और हर चीज़ मैं कर सकती थी.
तो स्पोर्ट्स भी में भी आगे थी। उसके बाद मैंने कभी कुछ स्पोर्ट्स के बारे में किया नहीं, वो बात अलग है, लेकिन ये सब मैं पढ़ाई में आगे ये सब था। सो इट वॉज ऑलवेज, आई वॉज अ चाइल्ड विथ जो हमेशा स्कूल याद रखेगी, कॉलेज याद रखेगी, काफ़ी सालों तक याद रखा जाता है, वैसी स्टूडेंट थी मैं। तो उसके बाद मेरे मम्मी पापा दे न्यू दैट शी इज़ डिफरेंट, शी इज़ मेड फॉर अ लॉट ऑफ थिंग्स। तो बचपन से मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाना, क्लासिकल डांस सिखाना, पढ़ाई में बहुत ज़्यादा, माई मॉम वॉज वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट माई स्टडीज़। मुझे फर्स्ट से सेकंड रैंक नहीं आने देती थी, ये सब उनका काफ़ी था। मैं उसके बारे में भी बोलूँगी कि वॉट इट इज़ टू बी एन ओनली चाइल्ड एंड वॉट इट इज़ टू बी ऑलवेज इन द focus of your parents. That is also not a very easy not life. easy life. No, Not no, easy. Not at all. Especially जब ये आप growing होते हो, आपको खेलने जाना है, लेकिन मेरा पूरा दिन ये क्लास वो क्लास ये उसमें से फिक्स्ड मेरा दिन होता है। वो भी बहुत एक अलग चीज़ है, लोगों को समझ में नहीं आता है। सब लोग यही कहते हैं, ओह यू आर एन ओनली चाइल्ड, यू विल गेट एवरीथिंग ऑफ योर पेरेंट्स। अरे बट देन देयर आर अ लॉट ऑफ अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज You have आल्सो। to pay a lot of. Yeah. So it is also not easy to be an only child. But my mom was very strict about everything. When she passed away, I wrote a very nice piece about her. कि maybe she saw much more in me than I ever knew that I had in me. तो मेरी मम्मी क्या करती थी हमेशा, my dad was a little easy going. मम्मी क्या करती थी कि मैंने कुछ भी अचीव किया हो ना, तो चाइल्ड हमेशा पेरेंट्स की तरफ देखता है कि यू नो अप्रिसिएशन के लिए। तो मेरी मम्मी हमेशा या दैट इज़ गुड इनफ, लेकिन यू आर केपेबल ऑफ मच मोर। तो शी केप्ट ऑन रेजिंग द बार फॉर मी ऑलवेज, एंड दैट वाज नॉट इजी फॉर मी। I know. इट वाज नॉट इजी, बट तो मुझे हमेशा ये लगता था कि दूसरे लोग मुझे इतना अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मेरी मम्मी तो मुझे अप्रिशिएट ही नहीं करती है। लेकिन बाद में ऑल द थिंग्स दैट शी स्टार्टेड सेइंग कि दिस इज़ वेयर यू शुड बी, दिस इज़ व्हाट यू शुड बी डूइंग, दिस इज़ हाउ इट शुड बी, वो आज मुझे सब सही लगता है। इसलिए मैंने ये लिखा कि मे बी शी सॉ मच मोर इन मी देन आई एवर न्यू दैट आई हैड इन मी। तो या शी वॉज अ वेरी, शी एंड माई डैड वॉज अ ग्रेट गाय, एंड बहुत मुझे पढ़ाई लिखाई में उन लोगों ने जो बहुत कुछ करवाया, बहुत। सो थिएटर से पहले एक दूरदर्शन की कहानी थी। हाँ, तो ये हुआ कि मैं 10th की मैंने एग्ज़ाम दी और मैं भाईदास ऑडिटोरियम में मेरी मम्मी का एक ड्रामा देखने गई। मुझे एक बहुत ब्यूटीफुल लेडी ने बुलाया, कम हियर, विल यू डू समथिंग ऑन मुंबई दूरदर्शन। तो मैं कॉन्फिडेंट चाइल्ड थी, तो मैंने कहा या, मुझे कल आ जाना दूरदर्शन। मैं इतनी 15 साल की छोटी थी कि मम्मी पापा के साथ गई मैं, और दैट वाज नैना सजदे दैट टाइम एंड नैना दास गुप्ता नाउ। तो उन्होंने मुझे ये चिल्ड्रंस प्रोग्राम आता था मुंबई दूरदर्शन पर, तभी मुंबई दूरदर्शन ब्लैक एंड वाइट था, और कुछ प्रोग्राम्स तो रिकॉर्ड भी नहीं होते थे, रिकॉर्डिंग जब भी कहते थे तो दे यूज्ड टू बी लाइव शोज। तो ये गुजराती में एवरी मंडे आता था चिल्ड्रंस प्रोग्राम, जिसका नाम संता कुकड़ी था, मतलब हाइड एंड सीक, संता कुकड़ी। तो ये मैं तभी से मैंने वो करना शुरू किया, एंड या आई वेंट ऑन फॉर अ वेरी वेरी लॉन्ग टाइम। तो ये हुआ कि बहुत बार लोग कहते हैं कि मैंने शादी के बाद भी अपनी सरनेम चेंज नहीं की, लेकिन गुजरातियों में मैं बहुत जानी पहचानी थी तभी भी, और मुझे कभी ये लगा ही नहीं कि मुझे मेरी सरनेम चेंज करनी चाहिए, क्योंकि मैं मेरे माँ बाप की ओनली चाइल्ड हूँ, एंड आई एम गोइंग टू टेक देयर नेम फर्दर। तो इसलिए मैंने तभी, तो मैं गुजरातियों में काफ़ी जानी पहचानी थी। मीनवाइल आई वाज लर्निंग क्लासिकल म्यूज़िक फ्रॉम गुलाम मुस्तफ़ा खान साहब, और उनके पास सीखती थी, एंड तभी मैं दर्शन को मिली। दर्शन एंड माई मदर वेर एक्टिंग इन द सेम प्ले, दैट इज़ हाउ वी मेट ईच अदर, एंड ही यूज्ड टू कम टू मिठी बाई NM कॉलेज, मैं मिठी बाई में थी, फॉर स्टडिंग फॉर ए CA एंट्रेंस एग्जाम। तो वहाँ हमने फिर से, एंड इट वॉज लाइक, इट हिट मी लाइक दिस कि दिस इज द मैन आई एम गोइंग टू लीड माई लाइफ विथ। अच्छा, इतना ईजी था मेरे लिए 18 साल में। हाँ, एंड 18 years me and Darshan got married to each other, but he's Darshan Jariwala, but I never carried his surname. For many times when I tell people that, so many times people ask my daughter, Khushali is Jariwala, so they'll say, she's married. I said, no, she's not married. She has her father's name and I have my father's surname. Both of us are carrying our father's surnames. Correct. So that is how it is. तो ये अभी नया नया सब ट्रेंड आया कि 2 सरनेम और 1 सरनेम, मतलब इन पेरेंट्स की रखो। मैंने 42 years ago I kept my own surname. So yeah, it has been so natural and normal for me to carry my own surname. तो इसलिए yeah, that was easy for me, and luckily for me, मेरे in-laws इतने प्रोग्रेसिव गुजराती थे,
वो भी कम्प्लीटली गुजराती थिएटर से थे। और उन लोग ने तो वो टाइम के लोग जो दीना मासी, दीना पाठक, फिर वो इप्टा में से अलग हुए और जब भी चेतन आनंद, बलराज सानी, देवानंद वगैरह इप्टा चलाते थे और उसमें से इन लोगों ने अलग होकर मॉडर्न गुजराती थिएटर शुरू किया। अच्छा। पहले जो गुजराती थिएटर होता था प्रिंसेस स्ट्रीट में, भांगवाड़ी में, वो संगीत नाटक होते थे जैसे मराठी में होते थे। राइट। इन लोगों ने प्रोसीनियम में, ऑडिटोरियम में जो होता है, वो ड्रामा शुरू किए। एंड सो I married Darshan and I married into a family of only theatre people. And the freedom that I got there, तो मुझे ना एज जंप नहीं करनी पड़ी कि मैं किसी घर की बहू नहीं बन गई, मुझे किसी बॉक्स में फिट नहीं होना पड़ा। So I graduated later. By that time people took it for granted कि अरे लीला बहन का बेटा, मंदा बहन की बेटी ने शादी की है, oh obviously she'll also act. Right. This is how I came into acting. Or I was not very good in the beginning, okay? I was just okay, passable. I was very young and I used to look nice and you know, ऐसे सब मतलब stylish थी बहुत, तो उस तरह से मतलब चल गई मैं उस वक्त। But I realized जिस दिन मैंने मेरा पहला कमर्शियल प्ले ओपन किया और मैं तेजपाल के ऑडिटोरियम के, मैं स्टेज पर जब भी गई, and I realized one thing, that I'd reached home. This is where I belong. Right. और वो फीलिंग मुझे बाद में मतलब दैट इज़ व्हाट, एंड उसके बाद आई जस्ट नॉट लुक बैक। उसके बीच 84-85 में अहमदाबाद दूरदर्शन शुरू हुआ। वो शुरू हुआ, उसकी वजह से गुजराती सीरियल्स शुरू हुए और उसमें बिलीव यू मी, आज भी मैं कहती हूँ कि मेरा बेस्ट काम वो रीजनल गुजराती में है। बहुत अच्छे रोल्स मिले मुझे। आई वॉज वेरी यंग, तो मुझे बेस्ट रोल्स मिले। बहुत बहुत अच्छी सीरियल्स मैंने की। तभी 26 एपिसोड्स, 52 एपिसोड्स वो वाली होती थी। तो उसमें मुझे बहुत ही अच्छा काम मिला। सो या पहला तो आपका म्यूजिकल रहा ना, आपने जब पहला थिएटर का आपने किया तो बिकॉज आप सिंगिंग कर रही थी, तो वो भी आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं? नहीं, हेल्पफुल किस तरह से होता है कि व्हेन यू नो म्यूजिक एंड व्हेन यू नो डांस, तो एक तो डांस की वजह से आपकी बॉडी लैंग्वेज परफेक्ट होती है, अच्छी होती है। यू डू नॉट नो हाथ का क्या करें, ये जो मोस्ट ऑफ द एक्टर्स को ये कर लेते हैं या तो पॉकेट में हाथ डालेंगे, ये नहीं होता है। और सेकेंडली जब भी आपको सुर ज्ञान हो तो आपके कान तैयार होते हैं, तो यू विल नॉट बी मोनोटोनस वाइल टॉकिंग और वाइल स्पीकिंग योर लाइन्स। और मुझे धीरे धीरे मैं बहुत अच्छे डायरेक्टर्स और के अंडर मैंने काम किया, बहुत अच्छे राइटर्स। हर राइटर की एक रिदम होता है उनका लिखने का। तो मैंने अलग अलग राइटर्स के साथ मैंने काम किया, इसलिए मुझे रिदम समझ में आया। तो ये सब ऑल पुट टुगेदर, सो यस, म्यूजिक एंड डांस डिड हेल्प मी अ लॉट एज एन एक्टर। And such a beautiful thought आपने बताया ना कि रिदम इज सो एवरीथिंग, मतलब आप चाहे कुछ भी कीजिए तो वो, और कान सुर ज्ञान बहुत ज़रूरी है। आपको कान तैयार, आप इस तरह से बोलते हो और मैं इस तरह से बात करती हूँ, वो नहीं चलता, नहीं चलेगा। It has to be conversation like this, you know. जी, और बड़े एक्टर्स और आर्टिस्ट भी ये बोलते हैं कि अच्छा एक्टर वही है जो सुनता है। क्योंकि आप गुड एक्टिंग इज बिहेविंग अ पार्ट। जी। मैं आपका अगर सुनूंगी नहीं तो मेरा थॉट प्रोसेस और मैं क्या उसका जवाब दूं। मतलब नाटक में कैसा होता है कि बहुत हम लोग चबा लेते हैं अपनी लाइंस को और उसके बाद में आप भूल जाओ उसे, एंड स्पीक दैट लाइन एवरी टाइम एज इफ यू आर स्पीकिंग दैट फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली बार जैसे आप बोलते हो। इसलिए गुजराती और मराठी में शो, ड्रामा के शो को प्रयोग बोला जाता है। प्रयोग मीन्स एन एक्सपेरिमेंट। सो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विथ अ न्यू ऑडियंस एवरी नाइट। राइट। तो आपको वो बहुत तैयार कर देता है। डिफरेंट माइंडसेट एंड डिफरेंट वो, आपको डिफरेंट फीडबैक मिलेगा, कहीं लाफ्टर आएगा, कहीं नहीं आएगा, कहीं तालियां मिलेगी, कहीं नहीं मिलेगी। तो यू आर एक्सपेरिमेंटिंग एवरी डे। और कमर्शियल थिएटर तो चूंकि शुरू हो गया था, हाँ, बहुत ही अच्छी तरह से। और कमर्शियल गुजराती और मराठी में ही है थिएटर। जी। जिसमें से एक पॉइंट ऐसा आया कि पहले ऐसा था कि जब ये INT वगैरह इन 70s 80s तक ऐसा था कि एक्टर्स हैड टू हैव अनदर जॉब। तो या तो LIC में काम करते हो, बैंक में काम करते थे, सब ऐसे एक्टर्स थे जो और ड्रामा करते थे। तभी पैसा नहीं था थिएटर में। धीरे धीरे ये हो गया कि गुजराती और मराठी थिएटर में इतना पैसा आने लगा कि पीपल कुड सर्वाइव इन मुंबई
ओनली ऑन गुजराती थिएटर जी, एंड मराठी थिएटर, महाराष्ट्र। करेक्ट। सो ये हो गया। हाँ। और थिएटर के लोगों का ये होता है कि कहीं और भले ज़्यादा पैसा मिले, लेकिन मेरा एक शो कम होता होगा तो नहीं, मैं शो करूँगा, मैं वो करने नहीं जाऊँगा। ये होता है। बहुत इनसिक्योर भी थे ना उस समय, मतलब वो शिवाजी सातम जी भी आए थे हमारे यहाँ पे, ही वाज आल्सो वर्किंग इन बैंक फॉर अ लॉन्ग टाइम। फॉर अ लॉन्ग टाइम। कब तक बहुत मतलब सारे हमारे एक्टर्स ऐसे थे जो LIC या बैंक में जॉब करते होते हैं। प्रेम चोपड़ा साहब ने तो बताया कि वो 12 साल तक, जब तक उनकी उपकार रिलीज नहीं हुई, वो टाइम्स ऑफ इंडिया में ही काम करते काम करेंगे, बिकॉज इनसिक्योर, सबको घर चलाना होता है इसलिए। बट थिएटर का वो टाइम भी आया कि जब एक्टर्स कैन नाउ डिपेंड ओनली अपॉन थिएटर एंड सर्वाइव इन सिटी लाइक मुंबई। वो बहुत बड़ी बात है, मुंबई में सर्वाइव करना इज नॉट इजी। उसी दौरान, मतलब शादी के बाद 23 साल की उम्र में माँ बनना और थिएटर साथ में करना, कैसे आपने बैलेंस किया उसको? हाँ, तो जब भी खुशहाली कंसीव हुई तो मेरी बेटी का नाम खुशहाली है, तो मेरी मम्मी तो रोने लगी कि तू तो बहुत छोटी है, यू कांट डू ऑल दिस। मेरे ऊपर, मेरे इन लॉज के घर में कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी और मैं नाटक में काम करती थी। मेरी मदर इन लॉ सेड कि डोंट हैव अ चाइल्ड सो अर्ली इन लाइफ। जस्ट इमेजिन कितनी प्रोग्रेसिव थी वो। मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये कहा कि यू हैव अ लवली करियर अहेड ऑफ योरसेल्फ, अपने आप को इस तरह से बांध मत ले। एंड आई नेवर अंडरस्टूड इट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम कि क्यों ऐसा बोल रही है। तो मैंने ये कहा, मम्मी आप लोग हो ना दोनों तरफ टू टेक केयर ऑफ द चाइल्ड। तो मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये कहा था कि हाँ, लेकिन माँ तू बनने वाली है, इट्स नॉट ईजी। मुझे खुशहाली के बर्थ के बाद 4-5 मंथ्स की हुई तभी मेरी मदर इन लॉ ने कहा गेट बैक टू वर्क। अच्छा। वो तुझे बहुत पहचानने लगेगी तो बाद में हम लोग उसे नहीं संभाल सकेंगे। हाउ थॉटफुल, मतलब हाउ थॉटफुल। एंड शी हैड अ विजन इन लाइफ। ओके, शी न्यू। वो हमेशा कहती थी कि ये मेरी बहू मेरा नाम आगे लेकर जाएगी। Which was such a big thing. So मैं 2 जन को हमेशा बहुत मिस करती हूँ जब भी मेरी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट होता है। माई फादर हु कुड नॉट सी अ लॉट ऑफ माई वर्क एंड माई मदर इन लॉ who also could not see a lot of my work. So but then she knew, maybe her sixth sense always told her what. So I got back to acting as soon as Khushali was I think 5 months old. Theatre. So हाँ, theatre. Again back to theatre. हाँ, back to theatre. इतनी देर से आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरा एक सवाल है कि आप इतनी फ्रैंक और ऑनेस्ट नेचर की हैं, तो ये बहुत रेयर है। कभी आपको इस नेचर की वजह से इंडस्ट्री में मुश्किलों का सामना करना पड़ा? बहुत। एवरीबडी हैज वॉक्ड ओवर मी। रियली? एवरीबडी। मैं फ्रैंक हूँ, ओपन हूँ, लेकिन आई एम नॉट द काइंड हु विल गो आउट टू ग्रैब थिंग्स फ्रॉम अदर्स। तो मुझे समझ में आया कि एवरीबडी वॉज वॉकिंग ओवर मी एंड आई लेट देम, विच वॉज नॉट नाइस एक्चुअली। बट मैं ना वो बहुत कन्फ्रंटेशन करने वालों में से वो नहीं हूँ मैं। सो मे बी दिस वॉज नॉट माई एम इन लाइफ। ये सब हुआ है मेरी लाइफ में। बहुत बार अभी यंगस्टर्स मुझे पूछते हैं ना, हमें आपने कैसे शुरू, तो मेरे कोई प्लान ही नहीं है मेरे पास, क्योंकि दिस वाज नॉट। हाँ, ये हो गया मतलब मेरी लाइफ। ये तो अब पैदाइशी से लग रहा है कि मतलब अपरा नाम था, वो प्री डिसाइडेड था। आई थिंक कि सो, भाई अपरा पैदा होंगी और ये 15 साल में ये करेंगी, ये बाकी ड्रामेटिक्स करेंगी। मतलब वो होता है ना कि बच्चे को जैसे बचपन से जिसको क्रिकेट खेलना है, पूत के लक्षण पालने में दिख जाते हैं, उसी तरीके से आपकी स्टोरी लग रही है मुझे। तो मुझे ये सब मेरा प्लान नहीं था कि मुझे एक्टर बने, ये सब तो था ही नहीं। तो ये तो गलती से सब हो गया मेरी लाइफ में। तो अगर मुझे कोई पूछे कि हाउ टू गो अबाउट इट, तो देयर वाज नो गोइंग अबाउट इट। मेरी लाइफ में मेरा कोई पोर्टफोलियो नहीं है फोटोग्राफ्स का। तो गुजराती सीरियल होने लगी तो मुझे गुजराती सीरियलों में काम मिलने लगा। वो देखकर मुझे तभी एक महलों, और हाँ, उस ज़माने में मुझे बहुत सारी हिंदी फिल्म्स ऑफर हुई। और बड़ी बड़ी नाम वाली। आई वॉज नॉट गेटिंग द हीरोइंस रोल्स बट द सिस्टर एंड ऑल दोज थिंग्स। एंड तभी मुझे एक चीज़ का पता चला दैट माई चाइल्ड नीड्स मी मच मोर देन आई नीड अ फिल्म। क्योंकि मैंने बचपन से खुशहाली को समझाने की शुरुआत की कि बहुत लोगों की मम्मी 9 to 5 काम करती है, तेरी मम्मी 5 to 9 काम करती है, उल्टा है। सो या दैट वाज हैपनिंग। सो शी, और मैं हमेशा उसे कभी कभी ले जाती थी शो में, साथ में मेरे शो में, दर्शन के शो में, मेरी मम्मी के। तो शी अंडरस्टूड वेयर माई पेरेंट्स आर गोइंग।
बैक स्टेज देखती थी वो हमेशा, तो बचपन से वो भी वहीं बड़ी हुई है। तो इस तरह से मतलब इट वाज वेरी इजी फॉर, बट लेकिन फिल्में नहीं कर सकती थी। और दूसरा गुजराती होने की वजह से ना थिएटर में क्या होता है, हम लोग बहुत फैमिली टाइप होते हैं, सब एक दूसरे के परिवार को जानते होते हैं, यू फील वेरी सेफ। हिंदी फिल्म में जाना वॉज अ बिग थिंग फॉर मी, एंड आई थिंक दैट वॉज अ राइट थिंग दैट हैपन टू माई करियर। लुकिंग बैक अभी लगता है कि अगर तभी मैंने कर लिया होता तो आज शायद मेरी करियर ख़त्म हो गई होती। ये जब से शुरू हुई जो टाइम पे वो करेक्ट टाइम था। सो आई नीडेड टू बी फॉर माई चाइल्ड। और जैसे हम लोगों की गुजरात की टूर आती है, तो जब भी मोबाइल नहीं थे तभी तो मैं खुद 5 दिन की टूर होगी तो मैं खुद डिवाइड करके जाती थी कि 2 दिन मेरी मम्मी पापा के पास रहेगी खुशहाली, 3 दिन यहाँ रहेगी। तो मैं फ़ोन करूँ तो मुझे पता है कि आज कहाँ है। सो आई यूज्ड टू डू दोज थिंग्स, यू नो। तो और मैंने और दर्शन ने तभी साथ में काम करना बंद किया एज अ पेयर, एज अ कपल, क्योंकि वी ऑलवेज डिसाइडेड कि वन ऑफ अस विल ऑलवेज बी विथ हर। एक सेट ऑफ ग्रैंड पेरेंट्स के साथ एक पेरेंट तो होना ही चाहिए। तो हमारे ये अनकन्वेंशनल टाइमिंग्स वाले काम में भी हमने कभी उसका पेरेंट्स टीचर्स एक भी मीटिंग हमने मिस नहीं की है, या कोई उसका ओपन हाउस उसका मिस नहीं किया है। 2 में से एक तो होते हैं हम लोग। सो शी वॉज वेरी वेल टेकन केयर ऑफ। जी, एंड सच अ ब्यूटीफुल थिंग, यू नो। आप आज अब वर्किंग वुमन के बारे में हम बातें करते हैं और किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट किस तरीके से और फैमिली का कितना बड़ा रोल होता है। और मुझे इसमें कोई रिग्रेट नहीं है, कोई भी रिग्रेट नहीं है। इट वॉज जस्ट राइट, क्योंकि मैं शायद बहुत कुछ एम्बिशियस होती, या मतलब एम्बिशियस होना बुरा नहीं है, बट अगर कि मुझे यहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचना है ये अगर होता तो शायद कहीं मुझे रिग्रेट होता, लेकिन नहीं, कोई रिग्रेट नहीं है। थिंग्स जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग, इट जस्ट केप्ट ऑन हैपनिंग। सो गुजराती टीवी से किस तरीके से आपका हिंदी टीवी में पदार्पण हुआ? तो ये हुआ कि विपुल ए शाह और शोभना देसाई 2 प्रोड्यूसर्स थे, और तभी गुजराती डेली सीरियल बनाने का सोचा। तो उन लोगों ने हमें कहा कि भाई देखो, वी डोंट नो कि गुजराती में चलेगी कि नहीं डेली सीरियल, तो हम लोग साथ में हिंदी भी बनाएंगे, साथ में हिंदी भी शूट करेंगे। तो स्क्रिप्ट हिंदी में लिख कर आती थी, हम लोग पहला शॉट हिंदी में देते थे और उसी का हम लोग ही सब गुजराती कर लेते थे ट्रांसलेट, और वो सेम शॉट हम लोग गुजराती में देते थे। दैट इज़ हाउ दैट हैपन। और हमें पता था कि हिंदी तो कहीं आने वाली नहीं है, तो अपनी गुजराती, तो गुजराती में हिट हो गई वो सीरियल। सपना ना भावेतर गुजराती में नाम था, जो बाद में साथ में एक महलो सपनों का, दैट वॉज द शो। अराउंड 300 एपिसोड्स हमने कर लिया, उसके बाद में सोनी पर वो शुरू हुई। सो देन हिंदी हैपेंड दैट वे, एंड इट वाज जस्ट, एंड आई हैड द बेस्ट रोल इन दैट शो। एंड हाउ, तभी मैंने सोचा दिस इज द जेनिथ, द सीलिंग ऑफ टीवी पॉपुलैरिटी, इससे ज़्यादा कभी कोई देख नहीं सकता है। मुझे क्या पता कि 2000 के साल में वही सीरियल एकता देखती थी, और दैट इज़ हाउ शी कॉल्ड मी फॉर क्योंकि सास भी कभी बहू थी। और दैट इज़, उसके बाद जो देखा दैट इज़ हिस्ट्री, शी चेंज द हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन। एकता कपूर ने पूरा हिस्ट्री ऑफ इंडियन टेलीविजन चेंज कर दिया। देखिए उसकी ना एक, क्योंकि एवोल्यूशन था और रेवोल्यूशन भी था टेलीविजन का। हाँ, अगर आप देखें कि थिएटर से, बिकॉज मैं एक और क्वेश्चन आपके टीवी से पहले मैं करना चाहता था कि इंडिया के अंदर जो सबसे ज्यादा कल्चरली रिच जो रंगमंच जिसको हम बोलते हैं, वो मराठी एंड गुजराती है। उसमें मराठी तो बहुत ज्यादा, बहुत एडवांस्ड है स्टोरी टेलिंग में, कंटेंट में जी। आज भी अगर मैं चली जाती हूँ वापस हर रोज रात को शो करने, तो उसकी एक वजह ये भी है कि इवन कमर्शियल पैरामीटर में रहकर, वो बॉक्स में रहकर के भाई बॉटम लाइन में नाटक चलना तो चाहिए जी, वो उसमें भी रहकर कंटेंट विच इज़ मच एडवांस्ड। तो उसकी वजह से ना कि यू आर नॉट डूइंग, समाज को देखिए, मैं ऐसा मानती हूँ कि स्टेज होता है ना, वो 5 फीट ऊपर होता है। तो आपको जब भगवान ने ये दिया है कि आप ऊपर खड़े रहो और यहाँ से लोग आपको देखेंगे नीचे बैठकर, तो इट इज़ योर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स सोसाइटी टू डू द राइट थिंग, कि बुरी चीज़ें नहीं करनी है। वी हैव टू डू द राइट थिंग फॉर द सोसाइटी। तो मैं ये मानती हूँ कि हमें समाज को आगे ले जाना चाहिए, पीछे नहीं ले जाना चाहिए। बिल्कुल। तो कहीं भी ऐसा मुझे लगे कि थिएटर में अभी भी बहुत स्कोप है ये करने के लिए, नया विचार, नई आजकल की रिलेशनशिप्स को आज की तरह से देखने में, और ये सब काफ़ी कुछ, वी आर मच मोर एडवांस्ड। क्योंकि आप थोड़े फ्रैंक हैं, और मेरे दिल में एक सवाल है जो मैं फ्रैंकली आपसे जानना चाहता हूँ कि
गुजराती मराठी थिएटर बिकॉज अपने आप में बहुत रिच है, तो और बाद में जिस तरीके से एनएसडी और इस तरीके के प्रोसेस हुए, आपको लगता है कि रीजनल थिएटर को डिस्क्रिमिनेट किया जाने लग गया आफ्टर हिंदी थिएटर एक्टर्स? हाँ, और नहीं, हमेशा ही किया गया, लेकिन हिंदी थिएटर के एक्टर्स को थिएटर तो कर ही नहीं सके। उनके पास बाद में यहाँ देखिए एनएसडी में करने के बाद भी सबको मुंबई तो आना ही पड़ता था। जी, और सबके पास एक पृथ्वी था तभी जी, एक ही मतलब एक ही थिएटर था जो जहाँ हिंदी नाटक होते थे। हम तो कंप्लीट कमर्शियल लोग हैं, कंप्लीट। और ऊपर से मैं तो साथ में ये भी कहूँगी कि गुजराती में तो सपोज बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट देखा मराठी का, मराठी में से हम लोग गुजराती में नाटक करते हैं, बहुत अच्छा है यार, अपने यहाँ नहीं चलेगा, उसे रख दो। अच्छा, हाँ, नहीं चलेगा हमारे यहाँ तो नहीं करते हैं। तो हम लोग कमर्शियल एस्पेक्ट तो ध्यान रखते ही हैं, उसमें क्या बेस्ट कर सकते हैं ये ध्यान रखते हैं। तो जो लोगों ने थिएटर को सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन के जैसे, सीरियल तभी तो थोड़ा बहुत टीवी तभी था, मतलब ऐसे डेली सीरियल्स नहीं थी 90s में, या फिल्मों में जाने के लिए जिसने किया, बाद में सबने थिएटर छोड़ दिया। सही बात है। बाद में आप स्टार बन के वापस थिएटर में आओ, वो अलग बात है। हमारे यहाँ तो मराठी और गुजराती में जो स्टेज का स्टार है उसी को स्टार माना जाता है, नॉट बिकॉज यू आर फ्रॉम टीवी और फ्रॉम फिल्म। और बड़े एक्टर्स जो हैं आज भी थिएटर करते हैं, परेश भाई हो गए, हाँ। आप देखिए जितने भी वो हैं, शिवाजी सातम, ये लोग जितने भी हैं, सभी लोग, एक विक्रम गोखले जी, रीमा ने लास्ट तक किया, हर कोई थिएटर नहीं छोड़ता है, कोई ऐसे नहीं छोड़ता है कोई। सो 1000 एपिसोड पूरे हुए आपके, और उसके बाद ये जो पूरा पैराडाइम शिफ्ट जिसको बोलते हैं टीवी के इतिहास का, वो 2 शो हुए, एक अमिताभ बच्चन जी का कौन बनेगा करोड़पति, और दूसरा क्योंकि सास भी कभी, सेम डे, और उससे स्टार टोटली हिंदी बना। एग्जैक्टली। पहले स्टार में कुछ आवर्स हिंदी के होते थे, सांस वगैरह सब, कोरा कागज वगैरह फिल्में सीरियल आती थी, और बाकी का इंग्लिश होता था। सो फ्रॉम दैट 2000 के 3 जुलाई से Star became Star Plus and Star World, which was English, and Star Plus हिंदी हुआ। तो उसका पूरा प्रोसेस, बिकॉज आपकी जिंदगी का बहुत एक सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा जो है वो क्योंकि सास भी कभी बहू थी। सच में कभी सोचा नहीं था, कभी नहीं सोचा था। मैं कहती हूँ ना कि मुझे लगा था कि एक महलो सपनों का कि पॉपुलैरिटी इज द सीलिंग ऑफ टीवी पॉपुलैरिटी, इससे ज़्यादा क्या हो सकता है। एंड देन क्योंकि हैपन, और सबसे पहले मुझे किसने कहा था पता है कि ये पहली बार अकेली स्मृति, अकेली मेरी, अकेली बा, ऐसे हमारे स्टार ने एड्स बनाए। तो विपुल ए शाह ने सबसे पहले मुझे कहा था कि अपराबेन आपका ये शो सुपर हिट है। मैंने कहा क्या बात करते हो। अब क्या होता था कि मैंने जो टाइप का मैं राइटिंग और स्क्रिप्ट की आदी थी एक डेली सीरियल में तभी तक क्या था कि रियल टाइम में शूट होता था, इन द सेंस दैट अभी लंबे सीन्स होते थे। हाँ, और वी वर और ग्रोइंग अप इन द राइट एज, ऐसा नहीं कि हमको जंप करनी पड़ती थी एज या ऐसे। मुझे जब भी मैंने क्योंकि के स्क्रिप्ट्स आने लगे तो मुझे बहुत फास्ट पेस लगने लगा। ये पेस हमारा एक टेलीफोन कट है तो 5 पेज का है, तो बाद में मेरी समझ में आया कि दैट वाज वेरी स्लो मूविंग। ये तो पेस ऐसा, तो एकता गेव द पेस ऑफ अ वीकली टू अ डेली, जिसकी वजह से स्टोरी स्टार्टेड मूविंग वेरी फास्ट। उसमें डेफिनेटली ये होता है कि आपकी स्टोरी ख़त्म भी हो जाती है, जो एक नक्की डिसाइडेड स्टोरी होती है, और इसलिए बट या सो शी शिफ्टेड अ लॉट ऑफ थिंग्स। दूसरा उसने ये किया कि टीवी को ग्लैमर दे दी। तब तक हमारे पास उतने बड़े बड़े ऐसे फैंसी कैमरास वगैरह नहीं था, लेकिन टीवी को अचानक ग्लॉस दे दिया। People like us started looking so nice, and जब भी एक्चुअली मुझे सास का रोल ऑफर किया तभी मैंने मना की था। आई सेड आई एम प्लेइंग द थर्ड बहू इन दैट। यार मेरा छोटा बच्चा दिखाया गया, मैं कहाँ इसमें ऐसे कैसे करूँगी। बट जस्ट इमेजिन, ये दिस वॉज माई डेस्टिनी, इट वॉज देयर इन माई डेस्टिनी, इट वॉज सपोज टू हैपन, इसलिए वो हुआ। नहीं तो मैं कभी कभी सोचती हूँ कि मैं मना करके निकल गई होती तो मैंने क्या खो दिया होता लाइफ में। बिल्कुल बिल्कुल। इट चेंज्ड एवरीथिंग फॉर एवरीबडी। हमें काफ़ी टाइम तक पता नहीं था। तो उस वक्त मैंने 3 जुलाई को, अप्रैल से शूट करना शुरू किया। 3 जुलाई के वक्त जब ये एयर पर गई, नवंबर में मैंने एक गुजराती नाटक शुरू किया जिसका टाइटल था अधूरा तो मधुरा, मतलब आधे तो भी स्वीट, जिस पर से बाद में बागबान फिल्म बनी, सेम सब्जेक्ट।
अच्छा। जहाँ माँ बाप को अलग करते हैं। तो हमने स्टेज पर ही बिना लकीर खींचे 2 बेटे अपने माँ बाप को, एक बेटा बोलता है मैं क्यों दोनों का खर्चा उठाऊं, तो एक तो तेरे साथ रहेगा, एक मेरे साथ रहेगा, ये वाला था। पर मेरा रोल वो अमित जी वाला था लास्ट में। तो वो प्ले शुरू हुआ। जिस दिन मैंने ओपनिंग की, ऐसा मेरे प्ले वैसे भी पहले बीच में मैंने 1 साल के लिए नाटक करना छोड़ा था, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि माई लव अफेयर विद गुजराती थिएटर इज़ नाउ ओवर, क्योंकि मेरे पास टीवी में इतना काम था इसलिए। तो मैंने सोचा मैं नहीं कर सकूँगी। और मैंने उस 1 साल में कभी मैंने हमारे गुजराती पेपर्स ओपन करके किसी की ऐड नहीं देखी है, या कोई भी थिएटर में मैं ड्रामा देखने नहीं गई हूँ, क्योंकि मैं अगर जाऊँगी थिएटर के स्टेप्स चढ़ूँगी तो मैं वापस वहाँ चली जाऊँगी, ऐसा मुझे लगा। एंड आई डिड नॉट हैव द टाइम। बट व्हेन दिस हैपेंड, मुझे सबने कहा कि भाई ये सब्जेक्ट है, कम शोज़ करेंगे। पहले दिन मेरा प्ले हाउसफुल हो गया। इंटरवल में 79 शोज़ बिक गए और प्ले ख़त्म हुआ तब तक 110 शोज़ बिक गए इन अ मैटर ऑफ 1 शो। एंड आई नेवर रियलाइज्ड व्हाई इट वाज हैपनिंग, बट पीपल वेंट क्रेजी सीइंग मी आफ्टर अ ईयर विथ एक महलो सपनों का एंड क्योंकि सास भी कभी बहू थी। My producers never realized why it happened, but yes, it happened in such a big way. तो मैंने ये कहा था कि मैं इतनी 2 डेली कर रही हूँ, एक फिल्म कर रही हूँ, तभी देवदास फिल्म मुझे ऑफर हुई थी जी। देवदास का भी ऐसे हुआ कि कोई भी मैं कुछ देखती हूँ ना, तो मैं मेरा थॉट प्रोसेस भी दर्शन के साथ शेयर करती हूँ। तो मैंने पढ़ा कि संजय लीला बंसाली इज मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड देवदास, और मेरे दिमाग में ये आया था कि फिल्म करूँगी तो ऐसी करूँगी, वरना नहीं करूँगी जी। है ये था तो ये बात मैंने कभी किसी को बताई भी नहीं, दर्शन के साथ भी मैंने ये शेयर नहीं किया था। एक दिवाली के दिन इन द सेम ईयर 2000 में आई गॉट तभी जो लैंडलाइन पर फ़ोन आया, मैंने फ़ोन लिया। मैं आलू की टिकिया बना रही थी, क्योंकि मैं दिवाली के दिनों में छुट्टी लेती थी और फैमिली का डिनर था। तो मुझे फ़ोन आया शाम को कि आई एम संजय लीला बंसाली स्पीकिंग। माई माउथ फेल ओपन, आई कुड नॉट स्पीक, मेरे एक हाथ में वो टिकिया वाला हाथ था मेरा। एंड ही सेड दैट आई एम मेकिंग अ फिल्म कॉल्ड देवदास, आई एम ऑफरिंग अ वेरी टाइनी पार्ट टू यू, बट आई फील दैट यू फिट द रोल परफेक्टली। मैं तो कुछ बोल ही नहीं सकी सामने, और मुझे कहते कैन यू कम ओवर टू मीट टुडे। मैंने कहा यस यस सर यस। और मैंने हाथ वाथ धोए और मैं गई यारी रोड पर, तभी वो रहते थे, और लीला बहन ने दरवाज़ा खोला एंड शी सेड, गुजराती में मुझे बोलते मैं तारू नाम सजेस्ट कर रही हूँ, मैं तारू नाम सजेस्ट कर। शी वाज सो हैप्पी अबाउट इट बिकॉज शी वाज वाचिंग, क्योंकि सास भी कभी बहू थी। तो मेरा और जया भट्टाचार्य का नाम उन्होंने सजेस्ट किया था, विच वाज सो नाइस। तो या दैट इज़ हाउ इट हैपेंड। एंड सब लोग नीचे बैठे थे गद्दे पर, मैं भी जाकर बैठी। He just asked me 1 or 2 questions कि can you dance? So I said I have done my Kathak and everything. You know प्रकाश कापड़िया, he is from Gujarati theatre. प्रकाश बहुत अच्छे नाटक लिखे हैं। तो tomorrow you can meet him and it's a tiny part but I feel that you कुछ बोलने पूछने जैसा था ही नहीं इसमें, कोई क्या बोल सकता है। Finally when that first मुजरा was of 12 nights मेरी ली थी, और 12 नाइट्स में मुझे लगा था कि क्योंकि का मैं कुछ मेरा शूटिंग शिफ्ट कर सकूंगी। 12 की 17 नाइट्स हुई फर्स्ट मुझे आके काहे छेड़ मोए। 17 डेज़ में मैं डे का भी शूट कैंसिल नहीं कर सकी। 12 दिन मैंने शो के लिए मना किया था, रात के शोज़ के लिए, बाद में वो भी कैंसिल नहीं कर सकी। तो 17 डेज एंड नाइट्स आई वर्कड। उसके बाद मुझे ये पता चला कि इसके बाद में स्ट्रेट डेथ होता है, इसके बाद में बीच में हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं आएगा। सो आई यूज्ड टू गो टू शूट फॉर देवदास विथ माई ब्लड शॉट आइज, क्योंकि सोती नहीं थी मैं इसलिए। बट इट वॉज एन एक्सपीरियंस। मैं फर्स्ट डे जब भी सेट पर एंटर हुई, तो मैंने ऐसे 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 सब देखा, और तभी अपने नोकिया के बटन वाले फ़ोन थे, मैंने कहा कि 3310 मैंने फ़ोन करके कहा कि अगर स्वर्ग होगा तो इससे ज़्यादा खूबसूरत नहीं हो सकता है। इट वॉज दैट परफेक्ट, सो ब्यूटिफुल, मतलब इट वॉज एन एक्सपीरियंस। जी, क्योंकि के बारे में तुम जितना बात करें उतना कम है, बट द कास्टिंग वॉज वेरी इंटरेस्टिंग, बिकॉज अगर आप देखें तो एक साथ इतने तगड़े एक्टर,
मतलब उसमें इतने तगड़े एक्टर, मतलब आज हम बात करते हैं स्मृति ईरानी जी बहुत बड़ी पॉलिटिशियन बन गई हैं, बट उसके अलावा शी वाज अ फाइन एक्टर। ओह यस, ओह यस। उसका और मेरा भी मिलना बहुत एक अजीब तरह से, एक निम्बस नाम का प्रोडक्शन हाउस था जी। तो दे वर गोइंग टू मेक अ सीरियल विच वाज गोइंग टू बी हाफ शॉट इन इंडिया एंड हाफ शॉट इन यूएसए। सो माई एक महल और सपनों का वॉज डूइंग सो वेल, सो दे हैड कॉल्ड मी फॉर अ रोल एंड मैं ऑफिस में गई तो सबको ही बिठा दिया और मुझे अकेली को, बिकॉज आई वॉज वेरी नोन बाय दैट टाइम। तो मैं जब जा रही थी ना तो मैंने एक यंग लड़की को बैठे हुए देखा विथ ग्लासेस, शॉर्ट हेयर एंड रीडिंग अ बुक। सो मैं अंदर गई, मेरी मीटिंग हो गई, मैं बाहर निकल रही थी। सो शी जस्ट गॉट अप एंड केम टू मी, यू आर दैट एक्टर हु एक्ट्स इन दिस डेली सीरियल? आई सेड यस, आई एम ऑल्सो ऑफर्ड अ डेली सीरियल, सो शुड आई डू इट और नॉट? तो मैं I said, there is no money in TV. देखिए मुझे पता there is no money in TV, but TV gives you a lot of popularity. Right. So आगे चलकर what you want to do, you can decide. But TV daily serial will give you a lot of popularity. Cut to we meet each other on the set of क्योंकि सास भी कभी बहू थी. She tells me, remember, I am the bahu. You are going to be my saas. And wow. oh my God, this is what I call destiny. और इसलिए मैं क्योंकि के बारे में ये बोलती हूँ. Beginning शोभा जी, एकता, टू एवरीबडी, इट इज़ द राइट पीपल मीटिंग एट द राइट टाइम एट द राइट प्लेस एंड द परफेक्ट क्लिक हैपनिंग. हम सबका वो टाइम होगा वेयर वी विल गो अप इन लाइफ. बिल्कुल 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 बिल्कुल. और अनबिलीवेबल. इसीलिए शायद टीवी के इतिहास में जिस तरीके से फिल्मों के इतिहास में शोले है, उसी तरीके से टीवी के इतिहास में क्योंकि है. हाँ, बहुत अच्छे अच्छे सीरियल. बाद में मैं अगर कहूँ तो बहुत अच्छे अच्छे, जैसे मुझे कोई पूछे तो मैं बालिका वधू को बहुत मानती हूँ कि again a change in storytelling, different subject लेकर आए. So Balika Vadhu was a very nice show. Then Anupama is doing very well just now. Anupama में तो last year मैं भी थी तो मुझे तो yes, some of them have कॉमेडी में देखो तो तारक मेहता, या दे आर ऑल वेरी गुड. ये रिश्ता क्या कहलाता है, ये सब है. लेकिन वो लोग भी जब मुझे कास्ट करते तभी क्योंकि की वजह से करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. सो वेन एवर आई एम कॉल्ड फॉर एनी, मैंने कुछ बहुत अच्छा काम भी किया बाद में आफ्टर क्योंकि, बट क्योंकि इज क्योंकि माइलस्टोन अनबिलीवेबल. आज मैं अभी तो यंग बच्चे मुझे मिलते हैं ना, और तभी मैं एज पूछती हूँ, हाउ ओल्ड आर यू? तो बोले 18 ईयर्स 19 ईयर्स. तो क्योंकि को ख़त्म होकर मतलब शुरू होकर 25 साल हो गए और अभी दिस इज़ द 25th ईयर ऑफ क्योंकि. सो तो भी इतने यंग बच्चे भी अगर पहचाने उससे तो बहुत बड़ी बात है. नहीं, और दूसरा खास करके बिकॉज आई वॉज अ वेरी एविड वॉचर ऑफ क्योंकि पूरी दुनिया थी, उनमें से हम भी थे. और एक बहुत ही कल्ट एपिसोड्स जिनको बोलेंगे, उनमें से वो मिहिर का डेथ वाला जो अनबिलीवेबल एपिसोड था, उसका रिएक्शन पूरी दुनिया में बहुत ही मूविंग था. ओह गॉड, इट वाज लाइक टू मच, टू गुड. तो ये जो मैं कहती हूँ ना कि गिविंग द पेस ऑफ अ वीकली टू अ डेली, तो वो जो फास्ट स्टोरी, तो एक्चुअली मिहिर मर ही जाने वाला था जी. और हम लोग तुलसी के दूसरी शादी ही करवाने वाले थे जी. दैट वाज द स्टोरी जी. लेकिन पॉपुलैरिटी एंड व्हाट एवर हैपेंड, द चैनल से वो गॉड ब्रिंग हिम बैक यार कैसे. तो हम सब तभी हमारी बहुत सब मीटिंग्स होती थी एकता के साथ, राइटर्स के साथ. उन्होंने कहा मरे हुए के कैसे वापस ला सकते हैं, इट कैन नॉट हैपन. बट देखिए करना पड़ा वो, और वो भी चल गया. तो या इट इज अनबिलीवेबल थिंग्स हैपन. मुझे याद है कि इस तरीके के जब सीन्स आते हैं, जब आपको पता है कि द शो इज, मेरे ख्याल से टीआरपी की बात तो ना ही करें, कलेक्टिव टीआरपी जितने लोगों की होती है उसकी अकेले की टीआरपी थी उस जमाने में. लेकिन वो समझ में भी नहीं आता था. एग्जैक्टली. ये जो मैंने कहा ना कि बीच में मैंने नाटक किया और मैं पहली बार 3 शो के लिए सूरत गई, और जिस तरह से मैं मॉब होती थी एक महल और सपनों का की वजह से, लेकिन क्योंकि के वक्त जिस तरह से मैं मॉब हुई, तो मैंने वापस आकर कहा लिसन, मेरी सब कलीग्स को मैं बोल, लिसन वी आर वेरी बिग आउटसाइड. तो ये लोग मुझे बोलते व्हाट आर यू टॉकिंग, मर रहे हैं या काम करके बेसमेंट में, और तू क्या बात करी. आई सेड नो रियली वी आर वेरी बिग आउटसाइड. कोई मुझे मानने को तक तैयार नहीं था. सो देयर वर टाइम्स व्हेन पुलिस टोल्ड मी दैट. मैं महालक्ष्मी टेम्पल यहाँ गई तो वहाँ ऐसा हुआ जो मतलब मेरी मम्मी, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड साथ में नहीं होते तो वो लोग भी मानते नहीं कि ऐसा हो सकता है किसी का. तो पुलिस केम एंड टोल्ड मी यू शुडंट हैव कम विदाउट इन्फॉर्मिंग अस. और मुझे पता ही नहीं कि मैं अपने आप को एकदम नॉर्मल एक
नॉर्मल जी। पर्सन मानती थी, और जी। दिवाली के दिन मैं ऐसे गई थी तो ये हो गया। जी। तो या इट वाज वेरी So वेरी it was mob, काफी बहुत एज इन, मतलब मेरे आगे माता जी है, तो जो पुजारी जी है वो भी सब लोग मेरे सामने थे इधर। जी। इंस्टेड ऑफ द गॉडेस पीपल आर इन फ्रंट ऑफ मी, एंड पुजारी जी भी मुझे, हम आपकी सीरियल हर रोज देखते हैं, ये बोल रहे हैं। आई एम लुकिंग एट कि क्या कर दिया मैंने, और बहुत धमाल हो गई वहाँ, काफ़ी कुछ हो गया। उनकी सारी अच्छी जो ये थी सब बिगड़ गई उनकी व्यवस्था, और तभी पुलिस टोल्ड मी कि यू शुडंट हैव कम विदाउट इन्फॉर्मिंग अस। एंड आई एम थिंकिंग कि व्हाट आर दे टेलिंग मी। मुझे डांट भी दिया, पुलिस ने डांट दिया कि आपको ऐसे नहीं आना चाहिए था, और मैंने कभी अपने आप को ऐसा समझा नहीं था। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था बिगाड़ दी आपने, बिगाड़ दी। लॉ एंड ऑर्डर की व्यवस्था पूरी बिगाड़ दी। सो ये जो पूरा रीडिफाइन वो था, बिकॉज उसके बारे में तो खैर अगर मैं बोलने जाऊं तो उसी का पूरा इंटरव्यू होगा। जी जी, अगर बोलने जाऊं तो भाई उसकी जो मेन प्रोटैगनिस्ट स्मृति ईरानी बिकेम द पॉलिटिशियन बिकॉज ऑफ दैट शो। But see, Smriti was always very intelligent, very hardworking, very focused in life, and she knew what she wanted in life. जी। और मैं और वो बहुत एज फ्रेंड्स भी हमेशा बहुत अच्छे रहे, एज कलीग्स भी बहुत अच्छे रहे, कि हम जब भी हम लोग ड्यूब का जो अच्छा क्योंकि नहीं किया, और ख़राब भी क्योंकि नहीं किया है। सो यू नो व्हाट हैपेंड वाज के ड्यूब के साथ काम करते, डुप्लीकेट के साथ। जी। तो वी न्यू, बोथ ऑफ अस न्यू कि ये सीन मैं इस तरह से ही करूँगी, और उसे पता होता था कि मैं ये इस तरह से ही करूँगी। सो हमारा ट्यूनिंग एज कलीग्स, एज टू एक्टर्स बहुत ही अच्छा जी, मच गए थे आप लोग बट उसमें। शी ऑलवेज न्यू व्हाट शी वांटेड इन लाइफ. She always was very hardworking or very intelligent. Ekta was also young that time. Very young. And उसका जो dynamism, जो she was. I think she was also 25. Yeah, so overnight, सिर्फ शो नहीं, the kind of working style she had, उसने एकता को बहुत बड़ा स्टार बनाया उस समय. So what is your personal, thinking about that girl who made such a big show? She is so talented. वो जब भी आपको आपका कैरेक्टर समझा देना, उसके बाद में मैंने 10 शोज बालाजी के साथ किए, वो जब भी आपको कैरेक्टर समझा देना तो यू आर थ्रू एज फार एज द कैरेक्टर इज कंसर्न, यू नो व्हाट यू आर सपोज्ड टू डू. सो शी इज वेरी क्लियर कट, सो शी इज वेरी टैलेंटेड. जो लोगों को ये लगता है ना वो उसके बारे में बाहर जो बातें सुनते नहीं. एक प्रोड्यूसर हो जिसकी एट अ टाइम 23 डेलीज आर ऑन टॉप इन वेरियस लैंग्वेजेस एंड इन हिंदी, तो वो स्ट्रिक्ट कैसे नहीं रह सकता है? मतलब ऑब्वियसली शी इज गोइंग टू बी, शी वांट्स टू स्टे ऑन टॉप एंड इट इज़ नॉट ईजी. तो वो बहुत शी न्यू व्हाट शी वाज डूइंग, शी न्यू हाउ द स्टोरी विल गो, शी एब्सोल्युटली उसके पास से. लेकिन मैंने, वो हमेशा मुझे मैम कहकर बुलाती थी और मैं उसे एकता कहकर बुलाती हूँ, पर वो आज भी मेरे लिए खड़ी होती है. लेकिन वो मेरी बॉस थी, बॉस है. जब भी मैं बालाजी में काम करती हूँ तो she is my producer, she is my boss, and I'm supposed to respect her that way. And she has also always respected me. So, but talented, you cannot deny her talent. जो भी किसी को जो भी बोलना है, और उसने ऐसे ही शोज बनाए, ऐसे किचन पॉलिटिक्स, ये वो जो भी जिसको बोलना है. मैं बहुत बार लोगों को कहती हूँ कि मैं सुबह में उठ के जैसे दिखती हूँ, अगर वैसी मैं टीवी पर दिखूंगी तो आप लोग देखोगे नहीं. सही बात. करेक्ट है. मैं सुबह में जब भी सबको ब्रेकफास्ट देना होता है, उस वक्त मैं जैसी लगती हूँ, मेरी नाइटी पहनकर जो जैसी मैं होती हूँ, तो कोई देखेगा नहीं ऐसे. सो यू नो देयर आर सर्टेन थिंग्स दैट it's a visual medium. It's a visual medium, and there has to be a responsibility behind that. It cannot be. तो ये सब होता था. बहुत लोग ये सब कहते थे. इंग्लिश प्रेस में बहुत सास बहू इंटू इन्वर्टेड कॉमा करने लगे. तभी मैं हमेशा कहती थी कि देयर इज ओनली वन सास बहू शो, एंड दैट इज क्योंकि सास भी कभी. रेस्ट ऑफ देम आर सोशल शोज, यू नो, जहाँ पूरा परिवार. इसमें भी see people never understood that कि क्योंकि सास भी कभी बहू थी was about बास, सविता एंड तुलसी, the 3 generations. टाइटल ही उस तरीके का कि उनकी जिंदगी में क्या होता है. देखिए बहुत बार मैं हमेशा कहती हूँ कि व्यूअर्स आर ऑल्सो इक्वली रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट दे टेक आउट ऑफ अ शो. We brought widow remarriage, we brought euthanasia, we brought marital rape, we brought so many things. और वो ही सब हमने एक महीनों सपनों का में भी एनवायरनमेंट तक, उस वक्त 1997 से जो शो शुरू हुआ था उसमें हम लोग एनवायरनमेंट के बारे में भी बातें लाते थे. लेकिन उस वक्त अगर मुझे नेक्स्ट डे कोई मिले और मुझे अगर ये कहे कल के एपिसोड में आपकी साड़ी और ज्वेलरी बहुत अच्छे थे, देन इट इज़ इक्वली द ऑडियंस व्यूअर्स हु आर रिस्पॉन्सिबल for how you look at a show. जी.
कि प्रीच किए बगैर भी अगर आप एक अच्छा नया विचार लेकर आते हो, वो लोगों को भी तो एक्सेप्ट करना होना चाहिए ना। जी। जैसे मैंने कहा कि हमने मैं और मनसुख बैठकर, सविता और मनसुख बैठकर उसका कन्यादान करने वाले होते हैं। कन्यादान, दैट इज व्हेन मिहिर कम्स बैक। तो उसकी शादी हम लोग विडो रिमैरेज की बात लाए थे। मेरा डेथ जो था वो यूथनेशिया वाली मर्सी किलिंग की बात थी। देयर वाज अ मैरिटल रेप वाला किस्सा, अंश और नंदिनी का पूरा एक ट्रैक चला था। तो देयर वेर थिंग्स लाइक दैट। आपको उसमें से क्या लेना है? अगर आप उस वक्त साड़ी और ज्वेलरी ही देखोगे तो फिर तो लगेगा इट्स अ वेरी फ्रिवलस शो। हाँ, पीपल मतलब वही लोग जो उठाते हैं वही लोग गिराते हैं वाला मामला है। बट जो कैरेक्टराइजेशन भी जो था ना, वो भी आई विल नॉट टेक मच मोर टाइम, बट जो कैरेक्टर्स भी उसमें थे, जैसे इफ आई रिमेंबर नाउ, मतलब उस बात को इतने साल हो गए, बट इवन जो उनका कैरेक्टर का नाम याद नहीं आ रहा है, बट आर जो दक्षा जो थी, यू नो, उनका कैरेक्टर ना बहुत डिफाइन नारद के कैरेक्टर जैसा था। और वो भी मेरी गुजराती थिएटर की फ्रेंड है केत की जी। तो उससे हमने जब शुरुआत की तभी वो नॉर्मल हिंदी बोलती थी। फिर अलग क्या करें, तो दोनों राइटर्स राजेश जोशी और विपुल मेहता दोनों गुजराती थिएटर के, कुछ अलग करना। तो बात में हमने ये कहा कि वो गुजराती हिंदी करें क्या। वो दैट इज हाउ शी स्टार्टेड डूइंग गुजराती हिंदी। और उसमें अरररा गुजराती में हम लोग बहुत नॉर्मली अर ऐसा कुछ बुरा हुआ हो ही नहीं, ये सब जो होता है वो हमारा तरीका होता है। सो शी इनकॉर्पोरेटेड that in it, and the character was so, that's why it turned so interesting, you know. Very popular character, extremely popular. उसके बाद तो खैर आपने मतलब fortunately आप शुरू से कमर्शियल थिएटर बोलिए या कुछ भी बोले, उसके बाद भी जिस तरीके के शोज आप पार्ट रही हैं, जिसमें सात फेरे, अनुपमा, 7th डे आई गॉट सात फेरे, और जमाई राजा वाज अ वेरी गुड शो, खिचड़ी ऑल्सो आई डिड सम एपिसोड्स, एंड देयर आर सो मेनी अदर जो मैं अभी भूल भी जाती हूँ, यू नो, कि मैंने कितनी 35 डेलीज की है। सो सज्जन रेजूट मत बोलो, कॉमेडी, ओ माय गॉड, इट स्टार्टेड द सेम टाइम दैट तारक मेहता, एंड 3 साल वो भी सीरियल चली, बहुत क्लासी। और उसमें जो मेरा कैरेक्टर था दामिनी देवी दीवान, मैं 3 कैरेक्टर्स को हमेशा, जब मुझे कोई पूछता है इंटरव्यू में, स्पेशली इंग्लिश प्रेस में, तभी आई टॉक अबाउट 3 रोल्स। नंबर 1 इज दामिनी देवी दीवान ऑफ सज्जन रेजूट मत बोलो, सेकंड इज पारो ऑफ एक महलो सपनों का, एंड सविता विच गेव मी एवरीथिंग ऑफ क्योंकि सास भी कभी बोलती। सो दीज आर द 3 कैरेक्टर्स। And of course I really liked Anupama also because मुझे तो कैमियो के लिए बुलाया था 2 महीने के, राजन जी when he narrated the character to me, it was a guru ma of dance की guru and all those things. Of course it went on for 9-10 months then, और मुझे बहुत मज़ा आया करने में। रूपाली is such a good artist and it was a very good experience for me. तो तभी मुझे लगा कि नहीं, जब मुझे करेक्ट डायरेक्टर्स करेक्ट चीज़ के लिए बुलाते हैं तो it is so nice, you know. I'm very thankful for that. But there are very few now TV, because since you have done too much of TV, you are now the most overexposed to a point which is like too much. नहीं, लेकिन ये इतना उसके बाद, क्योंकि के बाद, बिकॉज उसका एक जिस तरीके का ऑरा था, बाद में बहुत टीवी के कंटेंट को ना, वो फॉर्मूला ना, वो ओवर यूज बहुत किया गया, जिसका मैं नाम नहीं लूंगी एक सीरियल का, लेकिन वो भी गुजराती फैमिली की दिखाई थी। गुजराती और मराठी, महाराष्ट्रियंस में और गुजरातियों में हम लोग कभी सर पर पल्लू नहीं लेते हैं, वो लाने लगे फिर। करेक्ट। तो क्यों आप जो चीज फाइट करके हमने निकाली है समाज में से, जी, फिर उसको वापस लाना है, क्यों? जी। सो वो सब होने लगा, क्योंकि वो हिंदी बेल्ट की ऑडियंस शायद उनको वो दिमाग लगता होगा कि बिहार है, यूपी है। जी, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज इट्स नॉट, पीपल थिंक दैट इट्स इजी, बट अपरा जी इट्स वेरी वेरी टायरिंग। मतलब 12-12, 15-15 घंटे काम करना, और कभी कभार इतनी हमने न्यूज़ सुनी है, इतनी लोगों के बारे में हमने सुना है कि सेट पे एग्जॉस्ट होके बेहोश हो जाना, ये हो जाना, क्योंकि डिलीवरेबल्स इतने इंपॉर्टेंट होते हैं। आजकल परसों का टेलीकास्ट ही होता है जी। तो इसमें मैं तो शूट करने के बाद अपना गुजराती नाटक हर रोज करने जाती थी। जी। तो मेरा दिन हर रोज नॉट अ डे ऑफ वाला 20 hours a day, 30 days a month, 365 days a year. अभी लुकिंग बैक, मुझे 1997 से 2020 के लॉकडाउन में फर्स्ट टाइम डेज ऑफ मिले मेरी लाइफ के।
एंड द ओनली 5 days दैट आई वॉज टेकिंग ऑफ वॉज दिवाली, दशहरा, हमारा न्यू ईयर होता है दिवाली के दूसरे दिन वो, और हमारे बर्थडेज एनिवर्सरी, वो मैं डेज ऑफ लेती थी। उसके अलावा मेरी लाइफ में कोई छुट्टी नहीं थी। तो ये सोचिए आपकी लाइफ पूरे साल में एक भी छुट्टी नहीं है। जी, इट इज सो स्केरी नाउ फॉर मी ऑल्सो। जी, मैंने ये कर लिया तो मेरा क्या होता था कि मेरे बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है, मतलब बहुत। मैं वो भी बात करूंगी कि डेली सीरियल की वजह से क्या क्या होता है फिजिकली एंड मेंटली। तो देखना बहुत आसान है, ऐसा नहीं है, वो बहुत डिफिकल्ट है। तो मेरे ड्रामा के शोज जब भी अहमदाबाद में होते थे, सूरत में होते थे, जब हम मुंबई ख़त्म करने के बाद हम जब गुजरात शुरू करते थे, तो एवरी डे आई यूज्ड टू फ्लाई बिटवीन अहमदाबाद एंड मुंबई। जैसे लोग यहाँ बोरीवली से चर्चगेट जॉब करने जाते हैं, वैसे मैं सुबह 7 बजे से शूट करना शुरू करती थी, 4 बजे को गाड़ी में बैठती थी, 6 बजे की फ़्लाइट पकड़ के अहमदाबाद जाती थी, वहाँ डायरेक्ट थिएटर पर जाती थी, वहाँ लेट शो शुरू होते हैं, लेट ख़त्म होते हैं, वापस होटल पर आती थी, 3:45 को नहा कर वापस अहमदाबाद के एयरपोर्ट पर जाती थी, 5:35 की फ़्लाइट पकड़ के वापस मुंबई आऊँगी, 7 बजे से शूट करना शुरू कर 20 days a month I used to do that when I used to। और सूरत जब भी शोज़ होते थे तभी मैं गाड़ी में 7 बजे से शूट करना शुरू करूँगी, 4 बजे गाड़ी में बैठूँगी, ड्राइव करके सूरत जाऊँगी, सूरत में शो करूँगी, सुबह में मेरा 3:45 को नहाकर वापस निकलूँगी, गाड़ी में बैठूँगी, वापस यहाँ 7 बजे। तो ये मैंने इतने साल किया है जिसकी कोई हद नहीं जी। तो इसलिए मैं कहती हूँ 1997 to 2020 कभी कभी मैं ना सेट पर बैठकर ये सोचती थी कि दोपहर को मेरा घर कैसा लगता होगा। मैंने कभी देखा ही नहीं था कि कैसे कहाँ से धूप आती होगी, कैसा लगता होगा वो घर। पहले तो मैं लॉकडाउन के वक्त थोड़े दिन बहुत सोई। मेरी बॉडी में इतनी थकान थी जी। हाँ, और इतना मुझे 3 hours अगर रात को सोने को मिल गया, दैट वाज लग्जरी फॉर मी। तो मैंने, और उसके बाद ना मैंने बहुत अच्छा खाना बनाना शुरू किया, घर की सफाई करना शुरू की। मैं, मम्मी, खुशहाली हर रोज़ यही बात करते थे कि शाम को क्या बनाएंगे, कल सुबह। एंड दैट इज़ द टाइम आई थॉट कि इज़ दिस हाउ आई वांट टू लीड माय लाइफ। करेक्ट। इतने साल मेरे निकल गए ऐसे, लेकिन ऐसे में कितने टाइम तक ऐसा ही काम कर सकूँगी। देन द मोमेंट मुझे लगा कि अभी तो मैं थोड़ा टाइम ऑफ लूँगी। तो जैसे ही लॉकडाउन खुला, मुझे नेटफ्लिक्स की एक वेब सीरीज़ मिल गई, डीकपल्ड, आर माधवन वाली, एंड अगेन आई वाज बैक टू वर्क। सो अपरा जी, क्योंकि इतना हेक्टिक शेड्यूल आपका होता था, तो आई वांट टू नो कि उस ज़माने में आपके डुप्लीकेट्स भी काम किया करते थे? हाँ, जो क्योंकि ने अच्छा शुरू किया, वो वैसा नॉट सो गुड थिंग्स भी हमने शुरू किया। तो स्मृति की ड्यूप, रोनित का ड्यूप, मेरी ड्यूप हमेशा अवेलेबल होते थे 24/7। क्योंकि आजकल परसों का टेलीकास्ट हमेशा होता था, एक साथ में 3 यूनिट चलते थे। तो कहीं मैं अपना क्लोज कर रही हूँ, कहीं स्मृति अपना क्लोज कर रही है, नीचे हम दोनों की ड्यूप एक टॉप एंगल से एक मास्टर शूट कर रही होती है। ओह अच्छा। तो मैंने और स्मृति ने बहुत ही अच्छे इमोशनल सीन्स अपनी अपनी ड्यूप के साथ किए हैं, एक दूसरे की ड्यूप के साथ। इसलिए मैं कहती हूँ कि एज एक्टर्स हम दोनों का जो कोऑर्डिनेशन था कि वी न्यू कि वो ऐसा ही करेगी, शी न्यू कि मैं ऐसा ही करूँगी। सो इट वाज, हाँ, लेकिन वो ड्यूप का बहुत बड़ा इशू था। कभी कभी ऐसा होता था कि 13 आर्टिस्ट का सीन है, उसमें से 11 ड्यूप है और 2 रियल एक्टर्स हैं। वो 2 के डायलॉग्स नहीं होते हैं, बाकी के 11 में से सबके डायलॉग्स होते हैं, है ना? हाँ, तो इतनी सारी चीजें बहुत। और एक और बड़ा इम्पोर्टेंट चीज है कि एक एक्टर के तौर पे ना इन तरीके के शोज में बहुत स्पॉटलाइट मिलती है एक्टर्स को, बट बेचारे जो टेक्नीशियंस होते हैं या फिर स्पॉट बॉय, वो भी 16 घंटे 20 घंटे काम करते हैं। उन बेचारों के तो डुप्लीकेट भी नहीं होते हैं, तो कभी उनको ना इंडस्ट्री उतना रिकग्निशन नहीं देती है। अपरा जी, आई मीन, इज देयर एनी रीजन कि इनके जो प्रोग्रेशन वो कहीं ना कहीं वो बंधे हुए होते हैं कि वो वहीं रहने वाले हैं, वो आगे नहीं बढ़ेंगे? नहीं, मैंने ऐसे इन सो मेनी इयर्स मैंने जो देखा ना, क्योंकि कि अगर बात करें तो इट वाज अ वेरी ब्लेस्ड शो। राइट। भगवान के 4 हाथ जिसके ऊपर हो, वैसा शो था। तो हमने हर रोज मिठाई खाई है, कभी किसी ने बाइक ली, किसी ने गाड़ी ली, कभी किसी की शादी होने वाली है, किसी को बच्चा हुआ, तो एवरी डे स्पॉट बॉय से लेकर हर कोई हम लोग हर रोज मिठाई खाते थे। बट ओवर द इयर्स मैंने देखा है कि मैंने बहुत ऐसे कैमरा असिस्टेंट होगा,
वो अचानक बाद में डीओपी बन गया है। जी। सो मैनी एडीज हैव बिकम डायरेक्टर्स। यस तो मेरी नज़रों के सामने बहुत ऐसे लोग बहुत आगे बढ़े हैं। और कहीं ना कहीं मैं जाती हूँ, अपना जी लाइटमैन होगा, ऊपर से मुझे कहा हम लोग ये शो में साथ में थे, तो मोस्ट ऑफ देम वी नो ईच अदर बाय नेम ऑल्सो। तो मैं उन लोगों को इतना जो थर्मोकॉल पकड़ के जो हमारे लिए हमें खूबसूरत दिखाने के लिए जो बैठे होते हैं, कभी कभी आप उनको हमेशा सेट पर पहचानते हो, लेकिन सेट के बाहर अगर उनके नॉर्मल कपड़े में हम लोग अगर देखेंगे तो शायद पहचान नहीं सकेंगे ऐसा। लेकिन बहुत ऐसे लोगों का मेरे सामने कहाँ से कहाँ वो लोग भी पहुँचे हैं, वो देखा है मैंने। तो जो डेडिकेटेड होता है, जो इंटरेस्टेड होता है ये काम में, वो आगे बढ़ ही जाता है। वो तो आगे बढ़ ही जाता है। कभी कभी किसी एडी को देखकर हमें पता चलता है ये बहुत जल्दी डायरेक्टर बनेगा, और किसी को देखकर लगता है कि 35 तक अगर आप एडी रहे तो आई थिंक यू शुड बी हैविंग अ प्लान बी इन योर लाइफ। जी, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन थोड़ी देर पहले आपने बताया कि कुछ डायरेक्टर ऐसे भी होते हैं जो 10 एपिसोड कर लेते हैं, लेकिन आप लोगों को पता होता है कि ये कुछ कर नहीं पाएगा, हो जाएगा इसका। वो भी देखे हमने। और कभी कभी ऐसे स्मार्ट एडीज आए होते हैं ना, उसको रात को नींद में भी उठाकर पूछो ना कि वो सीन का वो एपिसोड का क्या है, तो दे नो देयर जॉब्स। तो बिकॉज़ दे हैव दैट इंटरेस्ट, पैशन होता है, पैशन और इंटरेस्ट करना होता है। और बहुत सारे मैंने अच्छे लाइटमैन में से भी धीरे धीरे आगे बढ़कर डीओपीज बनते हुए देखा है। तो ऐसा नहीं है कि नहीं है, होता है आगे तो चलते हैं। लेकिन बिल्कुल आप में कोई टैलेंट ना हो तो कोई कुछ नहीं कर सकता। मतलब एकदम ही। और दूसरा डेस्टिनी भी ना हो तो भी कुछ नहीं हो सकता। जी, डेस्टिनी तो खैर प्लेज अ वेरी बिग रोल। आपने बिकॉज सिंस यू वर मेंशनिंग देवदास के बारे में, आपने देवदास जैसी मेन स्ट्रीम फिल्म में संजय लीला बंसाली के साथ काम किया। हालांकि क्योंकि वाज अ बिग शो, लेकिन देवदास वाज बिगर, ह्यूज। मतलब उसमें आपको क्या अप्रोच में क्या आपको फर्क लगा? पहले तो मुझे अपने आप को ये सिखाना पड़ा कि दिन के 8-10 सीन आज तो ये कंप्लीट करना है, कल का टेलीकास्ट है, उसके बदले आज एक शॉट है, 2 शॉट है उसमें, तो आई हैड टू टीच माई सेल्फ नॉट टू वर्क। करेक्ट। मुझे लगता था कितना टाइम वेस्ट होता है, बट देयर वर सो मेनी एक्टर्स दैट आई मेट ड्यूरिंग देवदास हु वर वाचिंग क्योंकि सास भी कभी बोलती। सो दे न्यू मी कम्प्लीटली। एंड जब भी मैं उन लोगों को सॉरी कहने लगी ना कि मैं नहीं पहुंच सकती हूँ, मेरी वजह से कभी कभी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को रुकना पड़ा था, ऐसा हुआ, मैंने बहुत सॉरी कहा। मैंने कहा क्या करूँ, तो ऑल ऑफ देम टोल्ड मी दिस कि वी सी यू एवरी डे, सो वी नो यू आर ऑन अ रोलर कोस्टर। तो वो जब तक अपने आप स्लो नहीं होगा, यू कैन नॉट गेट डाउन फ्रॉम दैट। बेसिकली उस लेवल का एन्सेम्बल कास्ट, वो हो गया तीसमार खान, इस तरीके में। तीसमार खान का भी देखिए, मैंने जो भी फिल्में की है वहाँ डायरेक्टर्स वांटेड मी, और जितनी ओटीटी पर मैंने जो भी किया है वो भी द डायरेक्टर्स वांटेड मी, विच इज आई थिंक अ वेरी बिग थिंग। मुझे तो समझ में भी नहीं आता था कि या दिस इज अ बिग थिंग। ओके, सो तीसमार खान का ऐसा हुआ कि मैं कॉमेडी सर्कस 2nd सीजन कर रही थी, और मेरा पार्टनर था शैलेश रोड़ा, जो बाद में तारक का रोल कर रहा था। ही इज़ अ वंडरफुल पोएट। ओके, तो मैंने तो बहुत पहले मना किया था कि मुझे कॉमेडी सर्कस नहीं करना है, लेकिन उसके बाद में जब मैंने कहा मैं 5 एपिसोड के लिए आऊँगी, मैं फर्स्ट एपिसोड में आऊँगी, सेकंड में आउट हो जाऊँगी, फिर वाइल्ड कार्ड में आऊँगी, बाद में आउट हो जाऊँगी, और फिनाले में आऊँगी। उसके बदले में मैं 18 एपिसोड में और शैलेश टिक गए, एंड वी टुक फर्स्ट टाइम तभी 30 मार्क्स, 30 आउट ऑफ 30 हमने लेना शुरू किया। तो हमने 28 से नीचे तो कभी लिए ही नहीं मार्क्स। वी डिड सम वेरी गुड एक्ट्स उस वक्त। तो उसमें शी वारा हैड कम एज द गेस्ट जज, और उसने मेरा एक एक्ट देखा एंड शी सेड ओ माय गॉड, whichever next film I do, I'm going to cast you. That was 2008. 2010 में she really looked for me. मेरा नंबर हमने एक्सचेंज भी नहीं किया था. She found me and she said, तुम 17 दिन तक मैं उसके साथ मीटिंग भी नहीं कर पाई। अच्छा। मैंने कहा मेरी नई सीरियल ओपन हो गई थी, तो एयर पर गई थी, तो मैंने कहा फारा प्लीज डोंट कास्ट मी, आई हैव नो डेट्स। बोलते आई नो यू आर अ टीवी एक्टर, यू विल नॉट हैव डेट्स, बट आई स्टिल वांट यू। जी, विच वॉज सच अ नाइस थिंग। उससे मुझे जो नरेट किया वो मेरे सारे सीन्स रहे, और मुझे बोलते यू गिव मी 8 dates and I'll finish your work. She finished my work in 7.5 days. And when I was called for the dubbing of the trailer also, I thought that, okay, this was nice. Okay? It was and comedy comes naturally to you. Yeah, I'm a very fun person. जी. Very fun person. मैं बहुत मैं सीरियस टाइप की नहीं हूँ, और मैं बहुत हंसती हूँ, हंसाती हूँ, और
जब तक क्योंकि चल रही थी एंड व्हेन आई यूज्ड टू से दैट आई एम द बेस्ट एट कॉमेडी नोबडी बिलीव्ड मी या करेक्ट बट व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग कॉमेडी तभी लोगों को समझ बिकॉज एज अ पर्सन आई एम वेरी चिल्ड आउट मुझे कोई इश्यूज नहीं है लाइफ में मैं हैप्पी गो लकी हूँ आई एम वेरी हैप्पी विथ वॉट आई हैव मेरे में ये कहीं नहीं है कि अरे इसके पास ये है मेरे पास ये होना चाहिए वो सब अगर मुझे वो चाहिए था तो मैं उसके लिए काम करके कमा कर वो चीज़ ले लेती लेकिन जो नहीं है तो आई डोंट वांट इट दैट्स व्हाई इट इज़ नॉट देयर सो आई एम अ वेरी चिल्ड आउट पर्सन वेरी इसलिए शायद जी 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 फन लविंग पर्सन एंड जैसे कुछ रीजनल फिल्में भी मेन स्ट्रीम सिनेमा में आई जैसे बच्चू भाई was something सिद्धार्थ इज अ वेरी नोन एक्टर ऑफ गुजराती थिएटर सिद्धार्थ अंधेरा वेरी टैलेंटेड और कॉमेडी में तो उसको कोई नहीं पहुंच सकता है तो ये फिल्में मैंने अभी तक गुजराती वो एक ही की है क्योंकि मुझे लगता है कि कुछ आए ना तो दमदार मतलब नेशनल लेवल पर इतने सालों से मैं हूँ तो अपने मातृभाषा के लिए तो मैं नाटक कर ही रही हूँ जी जी तो फिल्म अगर मुझे गुजराती करनी हो तो देन इट बेटर बी समथिंग दैट इज अवार्ड विनिंग रोल तो इसलिए अब तक ऐसा कुछ आया नहीं लेकिन बच्चू भाई के वक्त मैंने इसलिए हाँ कही व्हेन दे नरेटेड द सब्जेक्ट टू मी आई रियलाइज कि विदाउट माई कैरेक्टर दिस होल स्टोरी कैन नॉट हैपन सो सिद्धार्थ एक्चुअली पहले दिन शूटिंग के वक्त उसने मुझे कहा कि इट्स वेरी नाइस यू हैव वेरी लेस स्क्रीन टाइम बट स्टिल यू आर गोइंग यू सेड येस फॉर दिस आई सेड सिद्धार्थ बिकॉज विदाउट माई कैरेक्टर दिस मैं ज़्यादा बोली नहीं एंड व्हेन द फिल्म रिलीज्ड एंड ही मैं तो प्रीमियर में जा भी नहीं सकी थी तो ही रोट टू मी कि यू टुक द केक एंड द बेकरी राइट फ्रॉम अंडर एवरीबडीज नोज एंड बिकॉज आई न्यू कि दैट कैरेक्टर वॉज सच और एक मैंने जो डायरेक्टर्स यंग डायरेक्टर्स थे उनको जो मैंने सजेस्ट किया ना वो उन लोगों ने माना वो बहुत कोई मर जाता है ना उसके बाद क्रीम साड़ी में या वाइट साड़ी में सोचते हैं मैं कहती हूँ नहीं ये सौभाग्यवती गई है तो हस्बैंड उसको लास्ट उसको कैसे देखा होगा लाल बिंदी जूड़ा गजरा रेड ग्रीन साड़ी पहनी है तो वो अपनी वाइफ को उसी तरह से इमेजिन कर सकेगा राइट राइट यू आर राइट सो दे अग्रीड टू दैट एंड दैट रियली वर्कड सो वेल जी 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 हाउ this woman motivates her after dying he always keeps on talking to her picture and then she is always there for him you know everywhere तो ये अच्छा है अपरा जी वो पैशन तो एक्टिंग के लिए आपकी तो आंखों से और आपके हाथों से और आपके हर जगह से दिखता है बिकॉज लेकिन वो अभी ओटीटी में नहीं चलता है नहीं लेकिन मैं उस क्वेश्चन पे ओटीटी पे आऊंगा लेकिन मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने आपका एक क्राइम पेट्रोल का एक एपिसोड भी देखा था जिसमें बहुत चैलेंजिंग रोल था और वो जो चैलेंजिंग रोल था उसकी प्रिपरेशन बिकॉज यू वर लुकिंग टोटली डिफरेंट आई वाज लुकिंग टोटली डिफरेंट सो वो किस तरीके से ट्रांजिशन कैसे करते हैं आप? दो ऐसे कैरेक्टर्स मैंने किए जिसके लिए मैंने दोनों यंग प्रोड्यूसर्स के सामने हाथ जोड़े कि थैंक यू फॉर थिंकिंग अबाउट मी इन अ रोल लाइक दिस एक तो ये क्राइम पेट्रोल का जो मैंने स्टोरी की वो बेचारी गरीब काकू एक है जो टिफिन्स करती है थोड़ी मैं डाकर की थी सब कुछ निकाल दिया था कुछ नहीं थोड़ी डाकर और गरीब सी मैं हट्टी कट्टी हूँ गोरी चिट्टी हूँ तो मुझे खाते पीते घर की हूँ एकदम तो मुझे वो दिखाना वॉज वेरी डिफिकल्ट सो आई यूज माई बॉडी लैंग्वेज अ लॉट एंड आई बिकेम वेरी बेचारी एंड ऑल दोज थिंग्स एंड शी टर्न्स आउट टू बी अ ड्रग वाली बिग टाइम वो एक स्टोरी की और एक मुझे मेरे सीरियल में मुझे 18th सेंचुरी की evil woman. When I went for the look and everything, I said, I can't do this. मुझे कैसे वैसी दिखाओगे? तो मतलब नेचुरल एक ग्रेस होती है, नेचुरल आई हैड टू टेक आउट ऑल दोज थिंग्स फ्रॉम मी टू बी एबल टू डू इट और ऐसे वक्त भी मैं ना काफ़ी टाइम तक अपने आप को नहीं देख सकती हूँ कि मॉनिटर पर नहीं देखती हूँ आई कांट लुक एट माई सेल्फ लाइक दिस यू नो तो नहीं देख सकती हूँ लेकिन वो कैरेक्टर के लिए मुझे सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन मिला वो रोल और ये जो जितने लोगों ने भी सावधान इंडिया देखा तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा वो कैरेक्टर्स के लिए मुझे अप्रिसिएशन मिला सो द ग्लैमर विच वॉज ऑलवेज ओवरटेकिंग माई परफॉर्मेंस suddenly that glamour was not there and it was only my performance वो बहुत important है you know हमेशा यही होता है मेरे साथ कि आपके कपड़े और गहने बहुत अच्छे हैं अरे यार मैंने क्या किया है वो तो देखो बॉर्न रईस हो ना आप जैसे बॉर्न रईस दिखते हो तो उसमें थोड़ी सी भी कहीं ना कहीं
वो बॉर्न रईस होने का फायदा और हाँ नहीं, इट वर्क्स बोथ वेज। लेकिन फायदा ज्यादा हुआ है। तो हाँ, फायदा ज्यादा हुआ है, इट्स ओके। सक्सेस, कमर्शियल, हर चीज में फायदा ज्यादा रहा, लेकिन मुझे आज भी लगता है कि थिएटर जो है वो पहला आपका प्यार रहा है, बिकॉज यू हैव नेवर, जितना मैंने आपसे अभी तक बात की है, यू वर नेवर आउट ऑफ टच फ्रॉम थिएटर। नेवर। परसों तक शो किया है मैंने, मैं तो आई एम नेवर आउट ऑफ टच। मुझे करना है जब तक, देखिए जब भी मैं एंट्री करती हूँ और 1200 आंखें मुझे देखती है जिस दिन, और मुझे समथिंग हैपन्स टू मी, वो जिस दिन होना बंद हो जाएगा ना, मैं खुद शाल ओढ़ लूँगी। ऐसे थिएटर में ऐसा कहा जाता है कि जब भी आपका वक्त आ जाता है, कर्टन्स डाउन वाली बात होती है, तो आपको शाल ओढ़ाते हैं और 1.25 लाख रुपए की थैली देते हैं लोग, और मतलब आप रिटायर हो जाओ। धन्यवाद। जब भी आप फंबल होने लगते हो, जब आपकी मेमोरी जाती है, ये सब जब भी होता है, हर एक्टर को, हर इंसान को होता है, तभी ऐसे। तो दिस इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि इट्स नाउ गुड बाय। हाँ, तो मैंने ऐसा तय किया है, जब मैं एंट्री करूं और मुझे इतनी आंखें देखें और मुझे इट गिव्स मी दैट समथिंग टू गो अहेड एंड परफॉर्म, वो जिस दिन बंद हो जाएगा ना, उस दिन मैं छोड़ दूंगी जी। और ऐसा आप ही रिटायर, और ऐसा कभी नहीं होगा, ये तो हमको पता है, ये तो कभी नहीं होने वाला है। लेकिन जब ऐसा दिन आए, तब तक यू शुड बी कंटेंट एंड हैप्पी विद एवरीथिंग। आपसे जानना चाहेंगे, बिकॉज लोगों को ये ग्लैमर बहुत दिखाई देता है। हाँ। और लोगों को ये बहुत दिखाई देता है कि आप इंटरनेशनल शोज कर रहे हो, आप शोज कर रहे हो, यू नो, ये जो यूएस में इतने बड़े बड़े जो आप 35-40 दिन के जो टूर करते हो, और उसके अंदर ऑलमोस्ट आप 80% डेज में शोज करते हो, वो पूरा एक्सपीरियंस जरा बताइए, बिकॉज ऑडियंस को ये दिखता बहुत अच्छा है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन उसमें कितनी मेहनत कितनी है, बहुत ज्यादा मेहनत है। जरा आप बताएं। मतलब यहाँ हमारा एक ड्रामा होगा तो उसको 35-40 जन का यूनिट होता है, जिसमें हर कोई अपना अपना काम करता है। वहाँ हम लोग सिर्फ एक्टर्स प्लस 2 टेक्नीशियंस, इतने लोगों को 7 या 8 जन को लेके जा सकते हैं। हमारे साथ फोल्डिंग सेट होता है जो हर किसी को लगाने आना चाहिए। हर चीज़ बैक स्टेज खुद करना पड़ता है, कपड़ों को इससे खुद करनी पड़ती है, ये सब वो सब करने के बाद आप एक्टिंग करते हो। तो ये इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। तो मैं जब भी 45 डेज देती हूँ तो मैं 35-38 शोज़ करके वापस आती हूँ। ये बार अभी मैं गई थी तो मैंने 46 डेज ये किया, आई डिड 32 शोज़। तो एवरीडे ट्रैवलिंग, एवरीडे शोज़, और वैन में ट्रैवल करते हैं हम लोग अपने वैन में, एंड वी हैव अ यू हॉल जिसमें हमारे बड़ी बड़ी सेट की बैग्स होती है, प्लस हमारा लगेज होता है। तो ये, और बहुत लंबी लंबी ड्राइव्स करते हैं, अमेरिका इतना बड़ा है। तो या इट इज़ एन एक्सपीरियंस बाय इटसेल्फ। इट इज़ वेरी वेरी टफ लाइफ। देखिए थिएटर यहाँ भी करना आसान तो नहीं है। 3 घंटे का एक नाटक इज इक्वल टू 12 आवर्स ऑफ शूटिंग। करेक्ट। इतनी एनर्जी लगती है। करेक्ट, यू राइट। सो यस, इट इज़ अ वेरी टफ थिंग। एंड मैं तो कहती हूँ जितने लोगों को अगर एक्टिंग थिएटर में करना हो तो आपको कम पैसे मिलने वाले हैं जी, और आप बहुत ज़्यादा काम करने वाले हो, बट इट इज़ योर ट्रेनिंग ग्राउंड। करेक्ट, यू राइट। इट इज़ योर ट्रेनिंग ग्राउंड। आप बहुत कुछ सीखते हो, और वो जो आप जब भी, एंड ऑल्सो आई शुड से कि हर थिएटर का एक्टर कैमरे के सामने उतना अच्छा काम नहीं कर सकता। बिल्कुल। और कैमरे के सिर्फ सीधे कैमरे पर आने वाले लोग तो स्टेज पर नहीं ही बिल्कुल काम कर सकते हैं। बिल्कुल। सो एक बैलेंस होना चाहिए कि यू लाइक आई एम नॉट अ वेरी लाउड एक्टर ऑन स्टेज ऑल्सो, सो आई कुड क्रॉस द लाइन वेरी इजीली इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। और कैमरे के सामने कितना करना चाहिए, वी विल कम टू दैट OTT थिंग वेर यू सेड अबाउट माई आईज एंड माई, सी आई एम नेचुरली अ वेरी एनिमेटेड पर्सन। अब इतना कम करने का होता है ना। मैं जब OTT पर काम करने लगी तो एवरी यंग डायरेक्टर्स होते हैं। जब भी एक बार मुझे पहली सीरीज़ में मुझे कहेंगे वी आर गोइंग टू हैव अ रीडिंग, तो मैंने कहा रीडिंग, मुझे तो पूरा पेज दे दो, ऐसे देखो, अच्छा टेक करो। ये आदत होती है, कहाँ से ट्रॉली चलेगी, कहाँ से ये आएगा, कहाँ से मेरी मूवमेंट होगी, मुझे मार्क की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। उतने हम लोग ट्रेंड होते हैं कि ये ट्रॉली चली, वो आवाज़ से पहचान जाते हैं। प्रिसिशन इतना सबकॉन्शियसली सीख गए होते हो। तो मैंने कहा रीडिंग, बाद में रीडिंग के लिए मिले और उन लोगों ने रीड करना शुरू किया, एंड ओ माई गॉड, बेल्स वेंट ऑफ इन माई माइंड। मुझे ये समझ में आ गया कि ओके,
now it is my time to clean my slate and learn to write all over again. राइट. तो मेरी एंट्री जिस एपिसोड में थी वो एपिसोड तक तब तक मैं सबको सुनती रही. उसके बाद में मेरी एंट्री आई तो आई गॉट इनटू दैट मोड. दैट ऑल्सो बिकॉज आई एम एक्सपीरियंस्ड एज एन एक्टर, वरना नहीं कर सकती शायद. मैं हिल गई थी, मैं पूरी हिल गई थी जी. बाद में मैं वो यंग डायरेक्टर को पूछ, एम आई राइट, एम आई डूइंग राइट, इज माई नोट ऑफ स्पीकिंग द लाइन राइट. तो कभी कभी मुझे पता है और कम कीजिए, और कम, डोंट यूज योर आईज. मैं आईज नहीं यूज कर रही, मैं तो सब कुछ आईज से ही करती हूँ. नो मेक इट वेरी नॉर्मल, वेरी नेचुरल, वेरी. मुझे कैसा लगता है पता है कि एक्टिंग करने के वक्त आपका करेक्ट मुंह खुलना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए. इस तरह से मैं बोलूँगी जी, ये कोई तरीका नहीं होगा जी. ये नहीं है मेरे लिए, वो मेरे दिमाग में ये एक्टिंग नहीं है जी. दिस इज़ नॉट राइट. तो अगर मैं आपके साथ इस तरह से बात करती हूँ तो मेरे में क्लैरिटी होनी चाहिए, मेरा आवाज़ करेक्ट होना, ये दिस इज़ गुड एक्ट. मतलब अब तक मैं मानती थी. अब ये हो गया कि ये सोचा, ये बात की, ये सब मेरे लिए सीखना पड़ा मुझे. आई डिड नॉट नो that this was now considered to be natural good acting. Good actor. क्योंकि how can you not, जैसे हम लोग इतने used to हैं कि एक्सटीरियर में अगर शूट करना हो ना तो कुछ एक्स्ट्रा नहीं बोलना है, भाई ये तो डब करना ही पड़ेगा भले कितना माइक पहना हो. जी. तो you speak only as much as the right thing. You should, your mouth should be properly दिखाई दे, समझ में आए, वैसा होना चाहिए. तो ये तो इतने सालों की ऐसी ट्रेनिंग होती है. एंड देन यू डू समथिंग दैट वेयर आई एम नॉट इवन लुकिंग एट यू एंड आई एम जस्ट स्पीकिंग माय लाइंस. जी. एंड दिस इज व्हाट आई मीन. ये सब मुझे लगता है मुंह भी नहीं खुल रहा है, आवाज़ भी नहीं निकल रही है, कैसे मतलब. बट नाउ दैट इज कंसिडर्ड. सो ओके, आई टुक इट एज अ चैलेंज. आई सेड ओके, दिस इज ऑल्सो हाउ आई एम सपोज टू लर्न. हाँ, बट वो चैलेंजिंग पार्ट एक तरफ है. मतलब कई लोग, मतलब डिफरेंट टाइप के एक्टर्स हुए हैं दुनिया में. ऐसा नहीं है कि अगर ओमपुरी जी हैं या नसीर साहब हैं या अमित जी हैं या आशुतोष राणा हैं, सबके अपने अलग अलग भाव हैं. लेकिन यहाँ पे वो जो इम्पोज करना हो गया है ना, कि वो ये यंग डायरेक्टर है, वो स्टडी उतना नहीं कर रहा है कैरेक्टर के बारे में, बट उसका थॉट प्रोसेस ऐसा है कि ऐसे ही होना चाहिए. मैं कहती हूँ ना, आई स्ट्रगल्ड. हाँ, आई स्ट्रगल्ड but I got it. Yeah. I struggled but I got it. No, 100%. और मैं पूछती रही. I told I will have to keep on asking you. जी. कि मैं ये करेक्ट कर रही हूँ कि नहीं. Is this what you want? See, at the end of it, director is the captain of the ship and it is his vision that मैं ये पूछ सकती हूँ कि can I fill in these colors? Right. Apart from what you want. जी. लेकिन मैं मेरा अपना नहीं कर सकती हूँ. So I have to show the vision that the director has thought for that particular character. So I'm supposed to do it that way. Correct. तो I'll tell you, I struggled. मुझे उसमें बोलने में कुछ ये नहीं, एक्सपीरियंस है तो क्या है, लेकिन इसीलिए मुझे पता था कि ये नई चीज़ है मेरे लिए. बिल्कुल. And it is going to give me trouble. जी. And it is going to be a little difficult for me. And that is a challenge also. That is a challenge also because then I decided कि नहीं, ये भी मैं करके रहूँगी. I have seen very few actors जिन्होंने इतने लंबे दौरान टेलीविजन और थिएटर साथ में किया हो. Because theater is this, connecting with the audience like that, and TV is too technical about your cameras. मतलब क्लोज है. अभी जैसे हमारे कुछ परेश रावल जैसे दूसरे 10 एक्टर्स हमारे गुजराती में और उसने 10 एक्टर्स दूसरे मराठी में है. Many of them are not even touching films or TV. So they feel कि हम लोग को बांध दिया. So when it's a close only, तो मेरा हाथ इससे ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मैं फ्रेम से बाहर निकल जाएगा. तो ये सब मैं सब हम लोग सब सबकॉन्शियसली सीख लेते हैं कि अच्छा ये इतना ही है, शिफ्ट करो तो इतना ही करेंगे, कि दिस इज हाउ, दिस इतना ही जरूरत है. इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है. ऐसे मतलब वो सब आ गया होता है. मैनी एक्टर्स कैन नॉट डील विद दैट. ऐसा लगता है कि भाई मुझे बांध दिया, इस तरह से मेरे से काम नहीं होगा. ऐसा भी होता है. और उतना ही इतना कम स्टेज पर भी नहीं करने का होता है. बिकॉज 1000 मतलब सपोज एक ऑडिटोरियम 1100 की कैपेसिटी का है, तो लास्ट रो में जो बैठा है उसको भी हमारा रिएक्शन, तो बॉडी एंड वॉइस बोथ वर्क टुगेदर बिकॉज दे आर नॉट गोइंग टू हैव अ क्लोज अप. जी. सो इतना सारी चीज़ें, बिकॉज मेरे यहाँ पे बहुत सारे और भी एक्ट्रेसेस जैसे सीमा पावर जी और भी एक्ट्रेसेस आई, उन्होंने एक बात बहुत दुखी मन से की. बिकॉज सभी के जो बच्चे हैं, दे वांट टू बिकम समबडी
बिकॉज उसी इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं, तो उनको भी डायरेक्टर बनना है, प्रोड्यूसर बनना है, एक्टर बनना है. तो यू नो दे से कि इट्स अ वेरी अनफॉर्चुनेट टाइम फॉर आवर किड्स, क्योंकि हमने तो जो अच्छी अच्छी चीज़ें जो हमको मिल सकती थी एज एन आर्टिस्ट हमको मिली, बट इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट राइट नाउ एंड वी कांट सी आवर किड्स आर सफरिंग दैट वे, क्योंकि भीड़ इतनी हो गई है, बहुत ज्यादा. आप इतने लोग आ गए हैं, पैटर्न बदल चुके हैं, मास मीडिया करके एक चैनल किसी को मतलब एक सर्वे सर्वा बना रहा है. सो इंडस्ट्री में नए एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को आप क्या सलाह देना चाहेंगे अपरा जी, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ पीपल हु सी योर क्राफ्ट, तो उनके लिए आपको क्या लगता है कि हाउ शुड दे प्रिपेयर अपने आप को इस कॉम्पिटिटिव जमाने में? कैसा है पता है, ये एक ही लाइन ऐसी है जहाँ कोई मार्कशीट की ज़रूरत नहीं होती है, और ये एक ही लाइन ऐसी है कि जहाँ मेरी गद्दी पर मेरी बेटी नहीं बैठ सकेगी. राइट राइट राइट. सो अनफॉर्चुनेटली इट इज़ लाइक दैट. करेक्ट करेक्ट. क्योंकि मैं डेस्टिनी की बात हमेशा इसलिए करती हूँ कि सम ऑफ देम आर डेस्टाइन्ड टू बी हियर, राइट राइट, एंड सम ऑफ देम आर नॉट. राइट. ऊपर से नीचे गिरेंगे तो भी नहीं होगा. इससे मैं सब यंगस्टर्स को बोलती हूँ कि प्लान बी लाइफ में रखो. एक्टिंग के लिए 2 या 3 साल दो, उसके बाद में भाग जाओ, जहाँ से आए हो वहाँ वापस जाओ और कुछ और काम करने लगो भाई. दैट मीन्स डेस्टिनी इज नॉट. और अगर इफ दिस इज योर डेस्टिनी, आपको कहीं से भी पिक एंड चूज किया जाएगा. बिल्कुल. सो दैट इज नंबर 1. सो दैट इज अ डिफरेंट इशू ऑल टुगेदर ऑफ डेस्टिनी. एंड एज फार एज नाउ इन्फ्लक्स ऑफ सो मैनी पीपल, क्या होता है, हर किसी को लगता है ये जो एफर्टलेसनेस आप देखते हो एक 2 घंटे की फिल्म में या 22 मिनट के एक एपिसोड में, वो एफर्टलेसनेस इतनी ईजी लगती है कि सबको लगता है कि हम भी ये सब कर सकते हैं, बट वो उस एफर्टलेसनेस के पीछे बहुत बहुत एफर्ट होता है. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वो कोई नहीं समझता है. बिल्कुल. कि how can you become so effortless when you have put in a lot of thinking, effort, and becoming that character or becoming as an actor, you have really worked very hard with your own self. तो ये effortlessness ऐसी चीज़ है कि सबको लगता है अरे मैं भी ये कर सकती हूँ. किसी का एक गाना लेकर एक क्लोज में एक रील बना लेना बहुत आसान है, लेकिन वो खुद क्रिएट करना बहुत डिफिकल्ट है. एक डांस किसी का देखा और मैं भी वैसा डांस कर सकती हूँ, कर लेना बहुत आसान है. बिल्कुल बिल्कुल. लेकिन वो डांस को कैसे पहुँचे होंगे वहाँ तक, वो बहुत डिफिकल्ट है जी. सो कॉपी कर लेना तो अभी ये भी हुआ है कि आजकल फॉलोअर्स के ये सोशल मीडिया इज ऑल्सो नाउ मेकिंग थिंग्स वेरी इजी फॉर पीपल. इसलिए सबको लगता है आ जाते हैं यहाँ, फिर नहीं मिलता है काम. जी. सो अपरा जी, अगर बातें करने पे आएंगे तो मेरे ख्याल से 10-20 एपिसोड मैं कर दूंगी. 10-20 एक चीज के बारे में. अगर मुझे बस एक चीज जाननी है फॉर माय ऑडियंस आउटसाइड, बिकॉज हमारी आउटसाइड कंट्री की ऑडियंस बहुत देखती हैं. सो जो ये यूएस वाला जो लास्ट आपका जो शो हुआ है, वो कहानी, बिकॉज बहुत मेरे को तो बहुत सारे लोगों ने बताया कि भाई ये शो इज वन ऑफ द फाइनेस्ट शोज. थोड़ा वो शो में क्या है, कंटेंट किस तरीके का है, और दूसरे आपके नेक्स्ट जो आने वाले टूर्स हैं वो कहाँ होने वाले हैं, जरा उसके बारे में बता दीजिए. तो ये जो ड्रामा हम लोग लेकर गए थे यूएसए, पार्टनर मस्त तो लाइफ ज़बरदस्त, इस पे से टाइटल पर से ये लगता है सिर्फ कॉमेडी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है. इट इज़ अबाउट 2 जनरेशंस. 4 कैरेक्टर्स ही हैं वो प्ले में. एक यंगर जनरेशन कपल है और एक ओल्डर कपल है, एंड वॉट दे बोथ लर्न फ्रॉम ईच अदर. अब ये इसका स्टोरी टेलिंग कहने को तो ईजी, मतलब नॉर्मल है स्टोरी, ऐसी तो बहुत आ चुकी है, बट द फॉर्मेट ऑफ द स्टोरी टेलिंग कि जिसमें फर्स्ट एक्ट में सिर्फ उनका घर दिखाया जाता है और उनमें क्या प्रॉब्लम्स है. तो मैं और मेरे हस्बैंड का जो रोल कर रहे थे, हम लोग दोनों सूत्रधार बन के आते थे, एंड वी वर टॉकिंग अबाउट दैट एंड देन बिकमिंग द कैरेक्टर एंड गोइंग टू दैट प्लेस, टॉकिंग टू देम. सेकेंड एक्ट में हमारा घर दिखा और साइमल्टेनियसली मैं उनके घर से निकली, उसके बाद मेरे घर में आकर मैंने क्या किया वो सेकेंड एक्ट में दिखता था. अच्छा. सो इट वॉज साइमल्टेनियस थिंग्स हैपनिंग. पैसेज में क्या 2 घर दिखाए थे, बीच में एक पैसेज है, फिर एक लिफ्ट है, ये सब दिखाया था. तो दैट्स वाई यू नो कि दोनों एक दूसरे से क्या सीखते हैं. जी. यंग कपल होता है वो लिव इन होता है, और ये जो ओल्डर कपल होता है उसमें सबसे ज़्यादा फीमेल को ये समझ में आता है कि ओ माय गॉड आई एम टेकन सो मच फॉर ग्रांटेड. मुझे समझ में भी नहीं आया और मुझे कितना दबा कर रखा गया है. और वो भी हस्बैंड इज नॉट बैड, ही इज गुड, बट हाउ छोटी छोटी इच्छाएं. जैसे वो प्ले में कि वो गुजराती औरत है, साड़ी पहनती है,
वो कहती है मुझे ना एक ज़िंदगी में एक बार ना पंजाबी ड्रेस पहनना है। अच्छा ये उसकी कितनी छोटी इच्छा है, ये भी कभी पूरी नहीं हुई है। जी। तो वो कहती है कि मेरे परिवार में, मेरे ससुराल में कभी ये था ही नहीं कि मैं किसी को बोल सकूं कि मुझे पंजाबी ड्रेस पहनना है। और उन्होंने कभी मुझे पूछा ही नहीं कि सविता तुझे कुछ चाहिए, तेरे लिए कुछ ले आओ, तेरी कोई इच्छा है। मेरी तो पूरी ज़िंदगी बस उनकी सेवा करने में और घर का काम करने में निकल गई। तो ये जब मैं व्हेन आई टॉक अबाउट दिस एज ए सूत्रधार, नरेटर के तौर पर मैं जब भी बोलती हूँ, तो मैं वो यंग कपल के घर में क्या देख कर है, लड़की क्या इतना कमाती है, इतनी वो शी इज़ नॉट टॉलरेटिंग सो मेनी थिंग्स। तो मुझे लगता है मैंने कितना टॉलरेट कर दिया। एंड व्हाट हैपन्स टू ईच अदर, दोनों कपल्स, दोनों जनरेशन एक दूसरे में से क्या सीखते हैं, दैट इज़ द होल। तो हंसाते हंसाते एक नई बात सामने रखना जी। तो आई थिंक इट वाज सो द यंगर कपल रियलाइजेस कि नहीं, इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज इज स्टिल इम्पॉर्टेंट जी। और ओल्डर कपल को ये समझ में आता है, हस्बैंड को लगता है कि मैंने बहुत तुझे टेकन फॉर ग्रांटेड किया जी। अब तू जैसे कहेगी वैसे। ही वेरी नाइस एंड। उनकी चेयर पर मैं कभी बैठी नहीं होती, वो रॉकिंग चेयर होती है, बोलती आज से तो यहाँ बैठेगी। अरे वाह। एंड मैं कहती हूँ कि यहाँ ऐसे टेक कर बैठूँ मैं, ये इट इज़ सच अ स्मॉल थिंग जी। सो ये सब चीज़ें तो एज एन एक्टर आपको बहुत कुछ करने को मिलता है स्टेज जी, पर। जी। अलग टाइप के कैरेक्टर, ये सब्जेक्ट्स आते हैं इसलिए। सो अपरा जी, आज हमको उस छोटी बच्ची अपने माँ बाप के 10 साल के मैरिज के बाद, पैदा होने के बाद, इतने लाड प्यार के साथ थिएटर से शुरुआत करने के बाद, इस तरीके से किस तरीके से आपने एक्सेल किया टेलीविज़न को, किस तरीके से आपने एक्सेल किया थिएटर को, एंड OTT में अभी भी आपकी लगन है कि आप और ज़्यादा सीख सकें और ज़्यादा कर सकें। एंड एज यू सेड दैट यू हैव टू बी डेस्टिन्ड, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट जो मुझको सीखने को मिला, दैट destiny can bring you wherever you are, but you know, staying there, it's hard work. It's hard work and choosing the right destination. And there is no option for hard work. And there is you have to choose your destinations right. Because आपके यहाँ पहुँचने के बाद वहाँ जाने के लिए आपको वहाँ पे रुकना भी पड़ेगा। एंड यू नो, ये बहुत आपसे सीखने का मौका मिला और मुझे आज पता चला कि आप इतने हंसते खेलते और इतने अच्छे तरीके से और इतने सिंप्लीफाइड तरीके से आपने अपनी जर्नी के बारे में बताया। थैंक यू वेरी मच। और आपका जब आप पीछे मुड़कर देखती हैं अपने अभी तक के 30% करियर को, अभी तो बहुत नहीं, अभी से अंगड़ाई, अभी तो लड़ाई बाकी है कहने का मतलब ये है। तो आपके कौन से कोई एक ऐसा मोमेंट जिसको आप बहुत चेरिश करती हैं? क्योंकि इज नॉट इन दैट, नॉट दैट, बट मेरी सारी यात्राएं मेरे काम की वजह से हुई है। बड़ी बड़ी यात्राएं, महाकालेश्वर का महाअभिषेक मेरे हाथों से होना, ब्यूटीफुल। फिर माता जी की 125 फुट की मूर्ति की पहली आरती करना पंडाल ओपनिंग करने के बाद, दुर्गा पूजा के वक्त, या अजमेर पर चद्दर चढ़ाना, या मौड़ी में जैनों की ध्वजा ऊपर चढ़ाना, ये सब जो हुआ, मैं लुकिंग बैक मुझे ऐसा लगता है 2 प्राइम मिनिस्टर मुझे अपने नाम, पहले फर्स्ट नेम से पहचानते हैं और मुझे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस में बुलाया गया बाय अटल जी ने मुझे। जब आपके पास ऐसा लेटर आता है ना, त्रिमूर्ति, एम्बॉस त्रिमूर्ति, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, और खुद ने उन्होंने लिखा था, प्रिय अपरा, अगर आप हमारे साथ खाना खाएंगी तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। दैट वाज 11th of May 2004, जिस दिन मुझे इनवाइट किया गया था फॉर डिनर। और पूरा बीजेपी, तभी दैट टाइम देयर वाज जॉर्ज फर्नांडिस, वेंकैया नायडू वाज अ पार्टी प्रेसिडेंट, सुषमा जी वाज देयर, देन अरुण जेटली जी वाज देयर, देन यशवंत सिन्हा जी, जसवंत सिंह, everybody, entire BJP was there, of course Advani ji and everybody was there. तो वो sit down quiet dinner था. That was the day that Chandra Babu had lost on 11th of May 2004 and 13th BJP lost. And that time I had said कि the party will take 10 years to come back. जी। पता नहीं कैसे मैंने ऐसा बोला, सरस्वती बैठ गई उस समय।
एंड दूसरे जो हमारे प्यारे प्राइम मिनिस्टर हैं मिस्टर मोदी जी तो नॉर्मल, मतलब इतने नॉर्मल थे, है ना वो, कि जब तक वो ये थे सीएम तो मैंने जब भी अच्छे अच्छे मेरे नाटक हो, नॉर्मल कॉमेडी वॉमेडी उसमें नहीं बुलाती थी, लेकिन जब भी मैंने कहा मोदी जी ये मेरा प्ले बहुत अलग है, तो एवरी टाइम ही हैज कम। ही इज वेरी फॉन्ड ऑफ थिएटर। जी जी। तो इस तरह से, और वो कहेंगे, हाँ साहित्य, वो कहेंगे कि मैं बहुत नॉर्मल आऊँगा, मोदी जी कैसे नॉर्मल हो सकते हैं, लेकिन वो बोले नॉर्मल आऊँगा, आप मुझे स्टेज पर भी मत बुलाइए एंड आई विल जस्ट कम एंड सिट। लेकिन तभी भी उनको जेड सिक्योरिटी थी। हाँ, तो जो तो उनके आने से पहले अगले दिन डॉग स्क्वाड आ जाता है, उसके बाद सो ऑल द थिंग्स दैट यूज्ड टू हैपन एंड देन ही विल कम एंड वॉच द प्ले। और क्या होता था कि वो अहमदाबाद के वो ऑडिटोरियम में मोदी जी आने, सीएम आ रहे हैं, इसलिए पार्किंग नहीं होता था, दूर दूर तक पार्किंग नहीं। तो अहमदाबाद में प्लेस बहुत लेट शुरू होता है, लेकिन जैसे ही लोगों को पता चलता था ना कि सीएम आ रहे, सीएम, पता नहीं सडनली 1000 लोग कैसे बैठ गए। आएंगे सब लोग, नमस्ते मोदी जी, सब लोग जाकर शांति से बैठे। I have not seen things like this. How much he was loved and respected. He is loved and respected. तो वो तो मैंने उस वक्त देख लिया, तो मतलब it was such a big thing. ऐसा किसकी जिंदगी में होते हैं? बिल्कुल, so when I look at my life from a bird's eye point of view, तो मुझे लगता है कि मतलब मैंने मेरे मम्मी पापा को प्राउड फील करवाया। 2 years ago when my mom passed away, my mom used to बहुत मोदी जी के लिए इतनी प्रार्थनाएं करती थी ये सब। The day that my mom passed away, 3rd day I got a handwritten letter in Gujarati from Narendra Modi. Wow. That is such a big thing. And such a beautiful thing, and जिस तरीके से वो लीड भी कर रहे हैं कंट्री को, एंड आई होप कि और दीर्घायु हो और अच्छा करें। अपरा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग इन सूत्रधार एंड टॉकिंग टू मी। बहुत मजा आया, बहुत मजा। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एंजॉयड अ लॉट। आपसे बात करके बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। नमस्कार। तो दोस्तों, ये थी हमारी मुलाकात अपरा मेहता जी से, एक ऐसी कलाकार जिनकी जिंदा दिली, ईमानदारी और एक्टिंग रेंज ने हमें बार बार इंस्पायर किया है। अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एक बार फिर मिलेंगे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी के साथ और अनेकों स्टोरीज के साथ, सिर्फ सूत्रधार विद विनीत राय पर। धन्यवाद।